हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीपीओ 2022 में जो 9 तारीख का पहली शिफ्ट का पेपर है इसको डिटेल से सॉल्व करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम करेंगे वन बाय वन, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें एग्जाम का पैटर्न देखना होगा, तभी आप आने वाले एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। क्लियर? तो वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब में देखो मैंने यहाँ जो क्लासेस ली है वो भी, और जो आपको पीडीएफ दी है, ये पीडीएफ आपको नियॉन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, इसमें पूरी जो क्वेश्चंस है उनको क्या सीक्वेंस है देखो, उनको बहुत ही सिस्टमैटिकली लगाया गया है। जैसे वन वर्ड, अगर अपन वन वर्ड, सबसे पहले वन वर्ड, ये जो पीडीएफ है इसमें आपको पहले 6 क्वेश्चंस वन वर्ड के मिलेंगे। अगर आप सोचते हो कि मुझे मैम सिर्फ वन वर्ड पढ़ने हैं, तो ये सीक्वेंस भी यहाँ प्रोवाइड की है कि 1 से 6 क्वेश्चन वन वर्ड के होंगे। ठीक है, से इडियम्स फ्रेजेस 9 क्वेश्चंस जो हैं वो इडियम फ्रेजेस के पूछे हैं और उनकी सीक्वेंस भी दी है। ये सीक्वेंस सारे 9 के 9 सेट्स में इसी तरह से सीक्वेंस बनाई है। वोकैब की पहले वोकैब, देन ग्रामर, लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, सिनोनिम्स, यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सिनोनिम्स के 2 क्वेश्चन आए हैं और एंटोनिम के 10 क्वेश्चन आए हैं। अगर देखो टोटल बात करें तो 12 होते हैं, तो अगर सिस्टमैटिक देखें तो 6-6 क्वेश्चन होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, यानी सिनोनिम 2 ही पूछे और एंटोनिम 10 पूछ लिए। तो कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते हो, सारे टॉपिक्स आपको करके जाने होंगे। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक है जैसे सिनोनिम्स है तो इसके 5 ही क्वेश्चन आएंगे या 10 ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, एंटोनिम्स के 10 क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर के 5 क्वेश्चन। स्पेलिंग एरर्स लगभग सभी सेट में 5 आए हैं। ठीक है, टोटल 32 क्वेश्चन, लगभग 60% आपका वोकैब, 50 में से 32 क्वेश्चन जो है वो वोकैब के पूछे हैं। ज्यादा जो अभी झुकाव है एसएससी का वो वोकैब की तरफ बढ़ रहा है, वोकैब ज्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, यहां देखो, अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैम मुझे बस स्पेलिंग एरर फटाफट करने हैं, तो वो इस पीडीएफ में 28 से ये सीक्वेंस गिवन है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो देख सकता है। बहुत ही सिस्टमैटिक ये पीडीएफ प्रोवाइड की आपको। ये स्टूडेंट मॉक कॉपी है, इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको जरूर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है नियॉन का तो ज्वाइन कर लेना, वहां सारी पीडीएफ्स और बहुत ही अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मिस नहीं कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामर की। तो ये ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं इनमें देखो, स्पॉटिंग एरर के इस शिफ्ट की, ये इस शिफ्ट की बात है। ठीक है, ये सारी शिफ्ट की अलग अलग सेपरेट टेबल्स हैं और इन सभी शिफ्ट को मिलाकर के जो एवरेज क्वेश्चंस की पीडीएफ जो टेबल है वो भी आपको इस पीडीएफ में दी है। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आप नियॉन के टेलीग्राम चैनल से ले लेंगे। स्पॉटिंग एरर के 3, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 4, एफआईबी का सिर्फ 1 क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा है और वो क्वेश्चन भी किसका है? इडियम्स का है। ठीक है, एफआईबी में जो क्वेश्चन पूछा है कोक एंड बुल स्टोरी, वो भी इडियम्स का ही क्वेश्चन पूछा है। एक्टिव पैसिव में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना ही नरेशन का इस शिफ्ट में कोई क्वेश्चन है। नरेशन तो किसी भी शिफ्ट में नहीं आए हैं, वॉइस किसी शिफ्ट में वॉइस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन, तो जंबल्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्लोज टेस्ट 2 आए हैं, जो पहली शिफ्ट थी उसमें 2 क्लोज टेस्ट पूछे थे। ठीक है, बट जनरली आगे की शिफ्ट में 1 पैसेज 1 क्लोज टेस्ट, यानी 10 क्वेश्चन जो है ये 20% पार्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन, लगभग 20% पार्ट ग्रामर और 60% पार्ट वोकैबुलरी का है। और बहुत सिस्टमैटिक आपको ये पीडीएफ दी है सीक्वेंसिंग के साथ। हर शिफ्ट की पीडीएफ, हर शिफ्ट में, चाहे आप 9 की शिफ्ट देखो, 10, 11, कोई भी शिफ्ट देखेंगे, जो सीक्वेंस है वो इसी तरह से आपको प्रॉपर मिलेगी, ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन को जो देखना चाहता है वो इस सीक्वेंस से देख सकता है। ठीक है, नियॉन की ऐप पे भी ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप, ठीक है, आप जो है नियॉन ऐप इंस्टॉल करेंगे, सारा जो कंटेंट आपको एक जगह मिल जाएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहां पर भी आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, यहां ये देखो, ये पीडीएफ, ठीक है, इसमें देखो सॉल्यूशन, इसमें आंसर की गिवन है।
इस तरह से पूरी आपको पीडीएफ दी है। सबसे पहले जो है ये कंबाइंड सारे शिफ्ट की एक टेबल दी हुई है कि नो की नो शिफ्ट का क्या सार है, ये आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा। इसके बिना आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, कैसे एग्जाम क्रैक करोगे। तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक पढ़ाई तो सभी करते हैं ना, स्ट्रैटेजी में डिफरेंस होता है, वही जो स्ट्रैटेजी सही बनाता है वही आगे जाता है। और इतनी सिस्टमैटिक पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, ये देखो बहुत ही सिस्टमैटिक ये पीडीएफ आपको। जैसे ये एक शिफ्ट कंप्लीट हो गई यहाँ पर, फिर देखो यहाँ पर कि इस सेकंड शिफ्ट में कहाँ कहाँ क्या क्या पोर्शन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे सिनोनिम के 7 क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे, तो वो पूरा यहाँ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बहुत सिस्टमैटिक फॉर्मेट में दिया है। तो ये पीडीएफ आप जो है वो नियॉन के टेलीग्राम और ऐप से आप इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। क्वेश्चन नंबर 1, शोइंग एस्ट्यूट पावर्स ऑफ जजमेंट, क्लेवर एंड जुडिशियस। वन वर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। जुडिशियस जो केयरफुल है, सेंसिबल है, जिसके अच्छे जजमेंट है। एस्ट्यूट होता है जो क्लेवर होता है, क्लेवर के साथ साथ जो पर्सपिकेशियस भी है, जो आगे की चीजों को देख लेता है और किस सिचुएशन का कैसे एडवांटेज उठाया जाए, ठीक है, जिसके अंदर हर सिचुएशन का एडवांटेज उठाने की कला, ठीक है, वो क्या होता है, एस्ट्यूट। डिप्लोमेटिक स्किल्स भी होती है, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक स्किल्स है, पर्सपिकेशियस है, ये क्या होता है, क्लेवर है, ये क्या होता है, एस्ट्यूट। क्लियर। जैसे हम बात करें एस्ट्यूट कौन हो सकता है, एस्ट्यूट कोई बिजनेसमैन हो सकता है ना। एस्ट्यूट कौन हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है। एस्ट्यूट कौन हो सकता है, एस्ट्यूट किसके लिए आ सकता है, जैसे इन्वेस्टर के लिए आ सकता है, ठीक है। तो एस्ट्यूट बिजनेसमैन, एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, एस्ट्यूट इन्वेस्टर, ये क्या हो गए, कोलोकेशंस हो गए, ठीक है। वाइज है, सेंसिबल है, कैनी है, इसके सिनोनिम देखो, ठीक है। पहले सिनोनिम से पहले इन 4 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं, तभी इसका सिनोनिम भी इसी में से आ जाएगा और बाकी के सिनोनिम्स भी मैं बता दूंगी। सबसे पहले देखो श्राइक, श्राइक का एक बर्ड के लिए यूज होता है, ठीक है। श्राइक क्या होता है, एक बर्ड होता है। यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शन को एसेट से स्टार्ट किया है ताकि जो बच्चा है वो राइट आंसर से कंफ्यूज हो जाए, पर कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा श्रिफ्ट, श्रिफ्ट होता है कन्फेशन, कन्फेशन स्पेशली टू अ प्रीस्ट, उसको क्या बोलते हैं, श्रिफ्ट, राइट। फिर ये भी नहीं होगा। श्रीक, श्रीक का मतलब होता है चिल्लाना, जैसे स्क्रीम, स्क्रीच, ठीक है, हाउल, येल, ठीक है, चीख को बोलते हैं क्या, श्रीक। राइट आंसर होगा श्रूड, ठीक है। श्रूड भी वही होता है जो क्लेवर होता है, ठीक है, जिसके अंदर एस्ट्यूट, एस्ट्यूट एक बड़ा वर्ड है, ठीक है। एस्ट्यूट के अंदर क्या होता है, श्रूड भी है, ठीक है। एस्ट्यूट में श्रूड भी है, डिप्लोमेसी भी, डिप्लोमेटिक स्किल्स भी है, ठीक है, डिप्लोमेटिक स्किल्स भी है, और इसके अंदर पर्सपिकेशियस, पर्सपिकेशियस होने की स्किल भी है, ठीक है। पर्सपिकेशियस क्या होता है स्टूडेंट, पर मतलब थ्रू, स्पिक का मतलब होता है टू लुक। रूट वर्ड में आप देखोगे तो स्पिक मतलब टू लुक और पर मतलब थ्रू, जो फटाफट देख लेता है, सिचुएशन को समझ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पर्सपिकेशियस, कि कैसे इसका एडवांटेज उठाना है। जो वाइज होता है, जो कैनी होता है, जो सैगेशियस होता है, वो ये सब इसके सिनोनिम हो गए श्रूड के। क्लियर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रूड, ठीक है। एस्ट्यूट के रूट वर्ड की बात करें तो यहां पर जो रूट है वो एएसटी, एएसटी रूट का मतलब होता है क्राफ्ट, ठीक है। जैसे एआरटी अगर हम रूट देखते हैं तो एआरटी में भी क्या है, रूट क्या है, एआरटी में स्किल या क्राफ्ट, जैसे आर्टिस्टिक, ठीक है, आर्टिस्ट, इन सभी में रूट वर्ड यही है। क्लियर। तो यहां पर सिनोनिम क्या हुए, एस्ट्यूट, श्रूड, कैनी, ठीक है। एस्ट्यूट के सिनोनिम्स हो गए कौन कौन, श्रूड जो क्लेवर है, वाइज है, सेंसिबल है, वाइज, सैगेशियस है ना, सैगेशियस,
परस्पिकेशियस, ठीक है, और कैनी, राइट। अब देखो जिस तरह से हम इंग्लिश में UN लगा के जनरली क्या बनाते हैं, ऑपोजिट बनाते हैं। जैसे एबल का ऑपोजिट क्या बन गया, अनेबल, ठीक है। और अवेयर अपोजिट क्या बन गया, अनअवेयर। ब्लॉक, ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, ब्लॉक का अपोजिट क्या बना स्टूडेंट, अनब्लॉक, ठीक है। वैसे ही मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि कैनी का क्या कैनी का अपोजिट अनकैनी होता है, या मैं बोलूं कैनी का अपोजिट अनकैनी होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है तो भी कमेंट करेंगे, फॉल्स है तो भी कमेंट करेंगे, और इसका लॉजिक भी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वन वर्ड का ही क्वेश्चन है। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर, कोई इंसान जो किसी चीज को खुशी के लिए करता है, नॉट एज अ प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन नहीं करता है। जैसे कोई इंसान का प्रोफेशन है, वो डॉक्टर है, वो टीचर है, ठीक है, वो उससे वहां से वो गुजारा कर रहा है, यानी वहां से उसको पैसे मिल रहे हैं, पेशेंट को देख रहा है, फीस ले रहा है, तो वो क्या हुआ, उसका प्रोफेशन। लेकिन उस इंसान को, उस डॉक्टर को गिटार प्ले करना अच्छा लगता है, तो वो जब भी टाइम मिलता है तो किसी भी क्लब में जाकर वो गिटार बजाता है, ठीक है। तो वो उसका प्रोफेशन नहीं है, वो बस खुशी के लिए कर रहा है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, ठीक है। पहली चीज नॉट एज ए प्रोफेशन बोला है और यहां ऑप्शन प्रोफेशनल दिया है, तो ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। परफॉर्मर जो कोई चीज को परफॉर्म करते हैं ऑडियंस के सामने, किसी भी चीज को परफॉर्म करना, डांस को, म्यूजिक को, वो परफॉर्मर है, ठीक है। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी परफॉर्मर वर्ड आता है, परफॉर्मर नहीं होगा। एसेटिक, एसेटिक होता है सन्यासी, जो प्लेजर से दूर है, जबकि ये बोल रहा है प्लेजर के लिए करता है, तो प्लेजर से जो दूर है, जो एब्स्टिनेंट है, जो सेल्फ डिनाइंग है, जो स्पार्टन है, जो मोंक है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, एसेटिक। तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा एमेच्योर। ये वर्ड एसएससी में बहुत बार आ चुका है, दोबारा आ रहा है, आपको इस वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हर बार ये वर्ड जो है हर साल किसी न किसी एग्जाम में आ जाता है। एमेच्योर मतलब शौकिया, जो शौकीन, जो कोई भी काम अपने शौक से, प्लेजर से कर रहा है, जो प्रोफेशन के रूप में नहीं कर रहा है। एमेच्योर मतलब नॉट प्रोफेशनल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, A place for storage of arms and ammunition, एक ऐसा प्लेस जहां पर हथियारों को, गोला बारूद को स्टोर किया जाता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, अ प्लेस फॉर, ठीक है। अ प्लेस फॉर के लिए रूट वर्ड में ARY, ARIUM और ORIUM भी यूज होता है। जैसे आपने सुना होगा एपियरी, एपी मतलब 20, ARY मतलब अ प्लेस फॉर, यानी अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, राइट। एवियरी अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, क्लियर। वैसे ग्रेनरी, इसमें भी ARY है, अ प्लेस फॉर कीपिंग ग्रेन्स, अनाज को स्टोर करने की जगह, क्लियर। ग्रेन्स मतलब क्या हो जाता है, अनाज, ठीक है। ARIUM, ORIUM जैसे एक्वेरियम, एक्वेटिक एनिमल्स को रखने की जगह, ठीक है। क्रीमेटोरियम, जो यहाँ पर डेड बॉडी को जलाया जाता है वो जगह, क्रीमेट मतलब टू बर्न। तो ध्यान रखेंगे रूट वर्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। ये आपको मेरे रूट वर्ड वाली बुक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, वार्डरोब क्या होती है, एक लार्ज कबर्ड होती है जिसमें कपड़ों को लटकाते हैं। वेयर हाउस, जहां पर सामान को इकट्ठा करते हैं बेचने से पहले, जहां स्टोर करते हैं, वो वेयर हाउस है। राइट आंसर होगा आर्सेनल। आर्सेनल जहां पर हथियारों को, गोला बारूद को स्टोर करते हैं। देखो इमेज से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो गई स्टूडेंट, वार्डरोब। ये क्या है, ग्रेनरी, जहां अनाज को स्टोर कर रहे हैं। ये क्या हो गया, वेयर हाउस, ठीक है। और ये क्या है स्टूडेंट, आर्सेनल। क्लियर है। इमेज से क्या होता है, बच्चे के माइंड में एक 3D पिक्चर एक बन जाती है कि वो चीज कैसी दिखाई देती है, इसलिए ये इमेजेस यहां लगाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी वन वर्ड का ही क्वेश्चन है। इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। इवोक मतलब डेवलप होना, ठीक है। कीन मतलब तीक्ष्ण सेंस किसका, दुख का, सैडनेस का, ठीक है। क्या होगा यहां देखो, अनअफेक्टिंग मतलब अन मतलब नॉट, अभी अभी हमने पढ़ा अफेक्टिंग नॉट अफेक्टिंग, ये तो नहीं होगा। इम्पैक्टफुल जिसका प्रभाव हो, जिसका इम्पैक्ट पड़े, इम्पैक्टफुल, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब देखो पंजेंट और पॉइगनेंट, पॉइगनेंट और पंजेंट में अगर हम रूट देखें तो दोनों का रूट सेम है, पंजियर जिसका मतलब होता है टू प्रिक। प्रिक मतलब जैसे प्रिक करना, नीडल को प्रिक करना, ठीक है। तो यह कीन यानी चुभने वाली सैडनेस है जो बहुत ही तीक्ष्ण है, ठीक है, उसके लिए। तो यहां क्या हुआ, ये दोनों रूट, इन दोनों वर्ड्स के रूट तो सेम थे, बट इन दोनों को का यूसेज जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। कैसे हुआ, पोइनेंट जो है वो मेमोरीज के लिए, ठीक है, ऐसी याद जो क्या हो, सैड कर दे इंसान को, बहुत ही चुभने वाली याद हो, ऐसे कोई मेमोरी हो, जैसे पोइनेंट मेमोरीज, ठीक है, पोइनेंट मोमेंट, पॉइनेंट इमेज, राइट। वो जो दुख लाए, अंदर से दुख आए उसको सोच के, वो क्या हो जाता है, पॉइनेंट। और यहां पर वो दुख की इंटेंसिटी क्या है, बहुत ही कीन है, तो ये इसके रूट से आया है, ठीक है। कीन मतलब प्रिक करने वाली, चुभाने वाली है बिल्कुल, राइट। और पंजेंट क्या है, पंजेंट जनरली यूज होने लग गया ऑर्डर मतलब स्मेल, कोई भी स्मेल जो बहुत ही तीक्ष्ण है, बिल्कुल चुभने वाली है, तो पंजेंट स्मेल हो गया। पंजेंट फ्रेग्रेंस के लिए यूज होने लगा, तो बहुत ही तीक्ष्ण है। तो दोनों ही इंटेंसिटी को बता रहे हैं, बट दोनों के यूसेज जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो गए। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉइनेंट। पॉइनेंट कोलोकेशन हो गया, पॉइनेंट मेमोरी, पॉइनेंट इमेज, पॉइनेंट यहां मोमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। प्रॉफिटेबल यील्डिंग फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल गेन, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर लडाइट। लडाइट एक ऐसा पर्सन होता है जो नई टेक्नोलॉजी को का विरोध करता है, ठीक है। जो नई टेक्नोलॉजी, एक होता है कि भाई ठीक है नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको एक्सेप्ट करना, एक होता है कि नई टेक्नोलॉजी आने से बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे पहले कंप्यूटर, पहले जब कंप्यूटर नहीं थे, कंप्यूटर आने वाले थे, तो लोगों में एक डर फैल गया कि कंप्यूटर आ जाएगा तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे अभी रोबोट के लिए है कि रोबोट आएगा फिर बेरोजगारी हो जाएगी, सब काम ही रोबोट से होने लगेंगे, ठीक है। और ऐसे पर्सन का एक ग्रुप था, ठीक है, इंग्लैंड में 1820 के आसपास, जब वो नई मशीनरीज वगैरह आई थी, तो वो लोग उस चीज़ का विरोध करते थे। उस ग्रुप को नाम दिया था, ग्रुप का नाम था लडाइट, यानी वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर देते थे। मान लो कोई, जैसे कोई ट्रैक्टर है और है, उनको जला दिया, फैक्ट्रीज में आग लगा दी, इस टाइप के उन्होंने एक्शन किए थे कि वो अपोज कर रहे थे उस चीज़ का, तो उस ग्रुप को बोलते थे लडाइट, ठीक है। और अब जो है ये वर्ड उस इंसान के लिए यूज होने लगा जो टेक्नोलॉजी, नई चीजों के प्रति जो फ्रेंडली नहीं, अपनी मतलब अपना फैमिलियर नहीं होना चाहता है, जो उसको अपोज करता है कि नई टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए, वो क्या होता है, लडाइट। तो ये नहीं होगा, ठीक है। लगर क्या होता है, ये आपको इस इमेज से क्लियर हो जाएगा। ये एक तरह का शिप होता है, इसके ये 3 मास्ट हैं, ठीक है। तो लगर क्या है, शिप, तो ये भी नहीं होगा। ल्यूडिक्रस होता है एक तरीके का रिडिकुलस, कॉमिकल, हंसी मजाक टाइप, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ल्यूक्रेटिव, ठीक है। कोई भी ऐसी जॉब, कोई ऐसा बिजनेस या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बहुत सारा पैसा हो, ठीक है, बहुत सारा पैसा हो, उसको बोलते हैं ल्यूक्रेटिव। फाइनेंशियल, यहां देखो फाइनेंशियल गेन, जिसमें बहुत सारा पैसा हो, रिवॉर्ड्स हो, मनी हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, ल्यूक्रेटिव जॉब हो सकती है, कोई भी चीज जिसमें बहुत लॉट ऑफ मनी है वो क्या है, ल्यूक्रेटिव। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूक्रेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वन हु टेक्स अ डार्क व्यू ऑफ थिंग्स, ठीक है। डार्क व्यू जो निगेटिव साइड को, डार्कर साइड को देखता है, ये भी बहुत बार एसएससी में और एग्जाम्स में आया हुआ है, वो होता है पैसिमिस्ट, ठीक है। पैसिमिस्ट मतलब निराशावादी,
एंटोनिम हो जाता है इसका ऑप्टिमिस्ट, यानी जो पॉजिटिव साइड को देखता है वो क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्टिमिस्ट, और जो नेगेटिव साइड को देखता है वो क्या हो जाएगा, पैसिमिस्ट। ठीक है। पेरिस्कोप क्या होता है, एक डिवाइस होती है। स्कोप जनरली किसी यंत्र के लिए आता है जैसे टेलीस्कोप, ठीक है, तो कोई डिवाइस है। पोलीग्लोट, पोली जहां भी प्रीफिक्स में आता है जनरली तो क्या होता है, मेनी, राइट। ग्लोट मतलब क्या होता है रूट वर्ड में, टंग। तो मैम जिसकी ज्यादा टंग हो क्या वो पॉलीग्लोट है, नहीं नहीं, जिसकी टंग, देखो टंग तो एक ही हो सकती है, टंग एक है लेकिन उस एक टंग से बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है, जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है उसको बोलते हैं पॉलीग्लोट। पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी, पॉलीमर, ठीक है, पॉलीगैमी। पॉली किसके लिए आता है, मैनी के लिए, ठीक है। पॉलीग्लोट नहीं होगा, पॉलीग्लोट के सिनोनिम हो गया लिंग्विस्ट हो गया, मल्टीलिंगुअल हो गया, लिंग्विस्ट है, मल्टीलिंगुअल है, ये क्या हो गए पॉलीग्लोट के सिनोनिम हो गए। फिर आता है पेडेंट। पेडेंट जनरली उस इंसान के लिए आता है जो बहुत ही स्मॉल डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, जनरली एकेडमिक डिटेल्स पे, उसके लिए क्या आता है, पेडेंट, ठीक है। ग्रीक में क्या होता था कि जो छोटा बच्चा होता था उस छोटे बच्चे के लिए एक इंसान को रखा जाता था, जनरली वो एक स्लेव होता था, जो उस बच्चे को, जैसे मान लो राजा का बच्चा है, उसको स्कूल लेकर जा रहा है, वहाँ ला रहा है, उसको होमवर्क करवा रहा है, उसको पेडागोग बोलते थे। पीईडी, पैड का ग्रीक में मतलब होता है चाइल्ड, और लेटिन में इसका मतलब होता है फुट, ठीक है। अगोग मतलब टू लीड, जो चाइल्ड का लीडर है वो क्या हो जाएगा, पेडागोग, राइट। और फिर वहीं से जैसे ये चाइल्ड से ही पेडेंट वर्ड पहले मेल स्कूल टीचर के लिए भी यूज करते थे, मेल स्कूल टीचर, क्योंकि पहले तो टीचर जनरली मेल ही होते थे, बट आजकल वो यूज ऑब्सोलीट हो गया है। अब जो है वो पेडेंट उस पर्सन के लिए यूज होने लगा है, क्योंकि यहाँ ये टीचर से ही इस वर्ड को, कि जो एकेडमिक डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, छोटी छोटी डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, उसको क्या बोलते, जो अपने आप को नॉलेजेबल समझे और छोटी डिटेल्स पे फोकस करे, वो क्या हो गया, पेडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन। वो मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, ठीक है। वन ऑफ हिज ट्रेड्स, उसकी एक जो पर्सनालिटी का ट्रेड क्या है, टू टेक रिस्क, रिस्क लेना। ये स्टूडेंट इडियम है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन का मीनिंग टेक रिस्क होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले टॉक थ्रू हिज हेड। अब आप सोचोगे मैम हेड से भी कोई बात कर सकता है क्या? कहीं याद करो, बचपन में जब हमें क्लास में कोई टीचर कुछ पूछता था और जो हमें आता था तो हम बहुत एकदम यस सर मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये होता है, ऐसे बोलते थे। लेकिन कई शरारती बच्चे होते थे जो बैक बेंच पे बैठ के पीछे पीछे बैक बेंचर्स होते थे, और ऐसी कोई बात जब उनको बोलनी होती थी तो ऐसे हाथ कर लेते थे ताकि ये नहीं पता चले कि कौन बोल रहा है, ठीक है, शरारत के वे में। वैसे ही जब कोई ऐसी रिडिकुलस इस तरह की बात करनी हो, ठीक है, तो क्या कर लिया, अपने आगे हैट लगा लिया, अपने मुंह के आगे हैट लगा लिया ताकि ये पता नहीं चले कि कौन बोल रहा है, ठीक है। ये होता है स्टूडेंट टू टॉक थ्रू हिज हेड, मतलब मुंह के आगे क्या लगा लिया है, हैट, ठीक है। तो ऐसी कोई रिडिकुलस जो मतलब कोई तुक वाली बात नहीं है, बिना सर पैर की है, उसके लिए क्या आता है, टॉकिंग थ्रू हिज हेड। क्लियर। अब आता है दूसरा, फिल समबडी शूज। फिल समबडी शूज होता है किसी दूसरे की जिम्मेदारी ले लेना। जैसे एथलीट होते हैं, वो जब तक उनकी एज या सब चीज़ें अलाउ करती है तब तक वो काम करते हैं, उसके बाद में क्या होता है, वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो रिटायर हो गए तो उसकी जिम्मेदारी, ठीक है, वो कौन ले लेता है, दूसरा इंसान ले लेता है। तो उसके लिए क्या आता है, फिल समबडीज शू, यानी उसके शूज पहन लिए। क्लियर। टू डू समबडीज जॉब और एक्सेप्ट समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन दे आर नॉट देयर, क्या होता है, फिल समबडीज शूज, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइटन हिज बेल्ट। टाइटन हिज बेल्ट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप अब कम पैसा खर्च कर रहे हो, जितना आप पहले खर्च करते थे उससे आप अब कम पैसा खर्च कर रहे हो, क्योंकि आपके पास अब कम पैसा है, आपके पास अब पैसे की कमी हो गई है, आपके पास अभी कम पैसा है, इसलिए आप कम पैसा खर्च कर रहे हो। वो क्या होता है, टाइटन समबडीज या टाइटन वंस बेल्ट। अब आप देखो इस इमेज से,
अब आप सोचोगे मैम इसका क्या रिलेशन है। इसका ओरिजिन इस तरह से है कि जब अमेरिका में 1920s के आसपास ग्रेट डिप्रेशन टाइम आया था, जब उसके कुछ टाइम बाद में स्टॉक मार्केट भी वहाँ क्रैश हो गया था, तो जो लोगों के पास पहले पैसा था तो वो अपने खाने पीने के लिए अच्छा अमाउंट में खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते थे। तो लेकिन जब वो डिप्रेशन का टाइम आया, उनके पास पैसा कम हो गया, तो वो उतना नहीं खरीद पा रहे थे जितना वो पहले खाते थे। ठीक है, तो पहले खाते थे, अब वो उतना नहीं खा पा रहे हैं, उतना नहीं पैसा उस पे खाने की चीज़ों पे लगा पा रहे हैं, उस वजह से उनका वेट लूज हो रहा है। अब वेट लूज हो रहा है तो वेट लूज दिखे नहीं, ठीक है, जो बेल्ट जो है उसको क्या कर लिया, टाइट कर लिया है। ठीक है, बेल्ट जो है वेट लूज को नहीं दिखे, उस वजह से क्या किया, बेल्ट को टाइट कर लिया। यानी टाइटन हिज बेल्ट का मतलब क्या हुआ, टू स्पेंड लेस मनी देन यू डिड बिफोर बिकॉज यू हैव लेस मनी। ठीक है, क्योंकि आपके पास में अभी पैसा कम है। ठीक है, फिर बचा हमारे पास में लास्ट, थ्रो कॉशन टू द विंड। थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब है कि कॉशन क्या होता है, सावधानी को हवा में फेंक दिया। यानी कोई भी टास्क करने जा रहा था, उसके जो उस टास्क से रिलेटेड जो भी सावधानियां बरतनी थी, उन सावधानियों को तो ध्यान दिया नहीं और उनको फेंक दिया हवा में, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी सावधानी की। तो उसके लिए क्या आता है, टू टेक रिस्क। क्लियर। और ये थ्रो कॉशन टू द विंड सीपीओ के पेपर में जो 9 शिफ्ट थी उसमें ये फर्स्ट शिफ्ट में ये आया और एक और शिफ्ट में डायरेक्ट ये ईडीएम में भी पूछा है। यहाँ तो देखो आंसर दे के फिर ईडीएम पूछा है और उसमें ऑप्शन में सीधा ये एज ए क्वेश्चन भी आया है, 2 बार आया है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क और नेगेटिव रिजल्ट, क्या हो जाएगा, थ्रो कॉशन टू द विंड। नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, दे आर राइवल्स एंड कैन नॉट वर्क टुगेदर इन हार्मनी। वो राइवल्स, वो क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं और वो नहीं कर सकते हैं हार्मनी में काम। आपको इसका जो सही फ्रेज यूज होगा वो बताना है। देखो, सबसे पहले देखते हैं मेकअप। मेकअप जानते हैं सभी, मेकअप क्या होता है, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं। ठीक है, एक कॉस्मेटिक्स के लिए मेकअप आ गया। मेकअप एज ए फ्रेज होता है डिसीव। क्या होता है, डिसीव, धोखा। ठीक है, जनरली जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, वो समटाइम्स मेकअप इस तरह से लगा लेती हैं कि लड़कों को धोखा भी हो जाता है। ठीक है, वो डिसीव, ठीक है, कोई पर्सनल नहीं है किसी के ऊपर। ठीक है, जनरली मैं बता रही हूँ कि मेकअप लगाकर क्या किया जा सकता है, डिसीव किया जा सकता है, अपनी ओरिजिनलिटी को छिपाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे इसको आप याद कर सकते हो, बस जस्ट याद करवाने का तरीका है। पॉटर अबाउट का मतलब होता है, पॉटर अबाउट या समटाइम्स अराउंड भी आता है। ठीक है, पॉटर एज ए नाउन, जो पोट बनाने वाला होता है, मिट्टी के बर्तन पोट, और पोटर एज ए वर्ब होता है, पोटर अबाउट या पोटर अराउंड। इसका मतलब होता है कि आप जो छोटे मोटे काम कर रहे हो बहुत ही रिलैक्स वे में कर रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे संडे को यूजुअली हम घर के कोई छोटे मोटे काम करते रहते हैं, उसके लिए आता है पोटर अबाउट या अराउंड, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है पुट डाउन। पुट डाउन यानी जैसे हम कोई बात सुन रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं तो हमने ऐसे फेस किया हुआ है, लेकिन अगर हम कोई चीज़ नोट डाउन करेंगे, राइट डाउन करेंगे तो क्या करेंगे, डाउन हो जाएंगे। तो पुट डाउन का एक मीनिंग तो क्या हो गया, टू नोट डाउन या टू राइट डाउन। ठीक है, या एक और मीनिंग होता है इसका, क्रिटिसाइज करना, यानी किसी को डाउन करना, नीचा करना, नीचा दिखाना, वो भी पुट डाउन हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर होगा पुल टुगेदर। पुल टुगेदर मतलब टुगेदर, साथ मिलके काम करने के लिए क्या आता है, हार्मनी में काम करना, यानी साथ मिलकर हार्मनी में काम करना क्या हो जाए, पुल टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, पुल टुगेदर, टू वर्क टुगेदर विद अदर पीपल इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ऑर्गेनाइज्ड वे में एज ए टीम काम कर रहे हैं, वो क्या हो गया, पुल टुगेदर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, कटिंग कॉर्नर्स ईडियम है। कटिंग कॉर्नर्स इसको समझेंगे, जैसे ये आपका एक चौराहा है, यहाँ ये सर्किल है, अब आपके पास ये गाड़ी है यहाँ। अब आपको जो एक रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो आपको किस तरह से जाना है, आपको जाना है ऐसे,
यूं इस साइड जाना है तो इस तरह से आप सर्किल को पूरा यहाँ से घूम के इस तरह से जाएंगे, ये रूल के अकॉर्डिंग है। लेकिन आपने क्या किया, सीधा आप यहाँ चले गए, आपने सर्किल को नहीं फॉलो किए, रूल को फॉलो किया नहीं, सीधा आप क्या चले गए यहाँ। ठीक है, इसके लिए यूज होता है कटिंग कॉर्नर, यानी कि किसी काम को पुअरली करना टाइम और पैसा बचाने के लिए। ठीक है, तो डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी, और रूल्स भी ब्रेक कर दिया आपने यहाँ पर। यहाँ देखो इस इमेज से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट, चीपेस्ट और क्विकेस्ट वे। इजी, चीपेस्ट, इजी भी है, चीप भी है, क्विक भी है, और इग्नोर कर रहा है किसको, रूल्स को, और लीविंग समथिंग। ठीक है, रूल्स जैसे यहाँ रूल्स इग्नोर करके सीधा इस साइड चले जाना, क्या होता है, कटिंग कॉर्नर्स। क्लियर, ये पाइप्स हैं भाई, फ्लैप्स नहीं है। जैसे दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन इंस्टॉलिंग पाइप्स फॉर द हाउस एंड नाउ वी हैव लीक्स, यानी पहले तो जो पाइप्स है ना वो अच्छे नहीं लगाए, उसमें कट कॉर्नर कर दिया। ठीक है, अब क्या है, अब लीकेज हो रही है। या ईजीएस्ट हो सकता है, चीपेस्ट है, क्विकेस्ट वे करना, उसकी वजह से क्या है, पैसा भी बचा लेना, टाइम भी बचा लेना। नेक्स्ट, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे को ऐसे समझेंगे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है जैसे कि डे कैसे काउंट होता है, जब आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी 9 to 6 जॉब है, आपने 9 से 6 बजे तक काम कर लिया, तो आपकी अटेंडेंस वहाँ लग गई, आपकी सैलरी बन गई। ठीक है, और आपने कि हाँ आज का डे मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 6 बजे आपने बोला आज का डे मेरा कंप्लीट हो गया, यानी आज का जो मेरा काम था वो कंप्लीट हो गया, अब मैं काम नहीं करूँगा, तो वो क्या हो गया, स्टॉप करना, स्टॉप वर्किंग। ठीक है, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज पे काम करना स्टॉप कर देना, यानी कॉल इट अ डे। राइट, इसको आगे इसको थोड़ा और ब्रॉड वे में इसको रिटायरमेंट से भी लिया, रिटायर कर लेना, यानी काम जो है वो भी स्टॉप कर दिया है उसने, तो वो भी क्या होता है, कॉल इट अ डे। टू डिसाइड और एग्री टू स्टॉप समथिंग। क्लियर, कॉल इट अ डे, यानी काम को अभी स्टॉप करके कि मेरा डे का काम हो चुका है, वो बना कॉल इट अ डे। नेक्स्ट 11, आई हैड अ क्लोज शेव दिस मॉर्निंग, माई कार वॉज हिट बैडली बाय अ बुल। मैं आज सुबह क्लोज शेव, अब आप शेव से इसका क्या लेना देना है, जैसे शेव है, जैसे चाहे आप खुद शेव करो चाहे बार्बर से आप शेव करवाओ, तो वो एक पैटर्न होता है शेविंग का। अगर बहुत ही जो एकदम क्लोज करता है और कई बार अगर ध्यान नहीं दे तो वहाँ कट लग सकता है, बिल्कुल जो गैप होता है वो ना के बराबर होता है। ठीक है, तो क्लोज शेव का मतलब होता है बिल्कुल बाल बचना, अदरवाइज कट लग ही जाता। ठीक है, वैसे ही एक नैरो एस्केप के लिए क्या यूज होता है, क्लोज शेव। जैसे ये देखो यहाँ बिल्कुल थोड़ी सी जगह बची है, अदरवाइज दोनों में टक्कर हो जाती। ठीक है, और ये एडियम बहुत बार एसएससी में बहुत सारी एग्जाम्स में बार पूछा हुआ है। क्लोज कॉल भी बोल सकते हैं, क्लोज शेव भी बोल सकते हैं। एक सिचुएशन इन विच यू ओनली जस्ट मैनेज टू अवॉइड, बस आपने बस जस्ट बचे ही हो, आपने बोलते ना आज तो बाल बच गए, वो क्या होता है, क्लोज शेव होता है। नेक्स्ट, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड इज नॉट नेसेसरी अ गारंटी ऑफ वंस पब्लिक डेकोरम। ब्लू ब्लड का ऑरिजिन, ब्लू ब्लड जो होता है मेनली जो हाई क्लास जो फैमिली है उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, और वो फैमिली क्या होती है, जैसे ये देखो ये एकदम गोरे हैं। जनरली जब इंसान का कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता है तो उसकी जो वेन्स होती है, ब्लड वेन्स, वो ऊपर से कैसे दिखाई देती हैं, ब्लू कलर की। मेरी तो उतनी नहीं दिखाई दे रही, मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। तो वो कैसे दिखाई देती हैं, ब्लू। तो वहाँ से ही जो हाई क्लास के लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ होने लगा, ब्लू ब्लड, क्योंकि वो जो उस क्लास के लोग अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। बेचारा जो लोअर क्लास वाला है वो अपनी स्किन की केयर तो बाद में करेगा ना, पहले अपने खाने पीने का, अपने कैसे अपनी गुजर बसर करना है वहाँ फोकस करेगा। ठीक है, तो ब्लू ब्लड क्या हो गया स्टूडेंट, द फैक्ट ऑफ फ्रॉम अ रॉयल और नोबल फैमिली, क्या बना, ब्लू ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टू मेक मैटर्स वर्स। मैटर को वर्स बना देना, ये तो बिल्कुल सिंपल था। किसी चीज़ की, किसी सिचुएशन को, किसी मैटर को वर्स बना देना, यानी मेक द सिचुएशन वर्स। क्लियर, ठीक है।
तो टू मेक द सिचुएशन इवन मोर अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट, किसी सिचुएशन को पहले जैसी थी उससे भी बिगाड़ देना, ठीक है। वर्स अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव, पहले बैड थी फिर उसको क्या बना दिया, वर्स बना दिया। नेक्स्ट, हार्ट एंड सोल। इडियम्स जो है, इडियम्स का वेटेज सीपीओ में इस बार काफ़ी अच्छा था। इवन कुछ कुछ पेपर्स में 10-10 भी इडियम्स आए थे, और एवरेज हम देखें तो 8 से 9 इडियम थे। टोटल जो 9 शिफ्ट थी उसमें 77 इडियम्स पूछे गए थे। एसएससी का पैटर्न अब वोकैब की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन वोकैब के पूछे जा रहे हैं, चाहे वन वर्ड हो, चाहे स्पेलिंग हो, सिनोनिम, एंटोनिम, ये ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इस पे हमें फोकस करना है। हार्ट एंड सोल, हार्ट हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन होता है, ठीक है। हार्ट अगर पंप करना बंद कर दे तो इंसान नहीं जी सकता है। सोल मतलब आत्मा, यानी कि आपने अपना सब कुछ लगा दिया है किसी चीज़ पे, आपने पूरी जी जान लगा दिया है, उसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल, ठीक है। विद ऑल द एफर्ट्स, जो इतना भी एफर्ट्स है सारे लगा देना, क्या होता है, हार्ट एंड सोल। जैसे देखो ये लड़की ने और आपको भी एग्जाम्स में अपना पूरा जी जान लगाना है, पूरी हार्ट एंड सोल लगानी है, किसके लिए, सिलेक्शन के लिए। शी हैज थ्रोन हरसेल्फ हार्ट एंड सोल इनटू हर स्टडीज। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। विद 2 toddlers to handle and no house help at her disposal, Shilpa can never put her house in apple pie order. बच्चों के साथ में, ठीक है, और कोई हेल्प भी नहीं करने वाला है, उस केस में घर को पूरा अच्छे से अरेंज करना बहुत मुश्किल है, नेवर पुट, नहीं कर सकती है। एप्पल पाई जो है इसका ऑरिजिन फ्रेंच फ्रेज नैप्पी प्ली से है, ठीक है। नैप्पी प्ली का मतलब होता है नीटली फोल्डेड। क्या होता है, नीटली फोल्डेड। फिर वहाँ से ये वर्ड बना एप्पल पाई, ठीक है। यानी जब सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में नीट एंड क्लीन तरीके से अरेंज हो, वो क्या होता है, एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पर इडियम बनते हैं एप्पल से, जैसे एप्पल ऑफ वन साइड, बहुत ज़्यादा आँख का तारा, जो बहुत अच्छा लगता हो। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, लड़ाई झगड़े का कारण। अपसेट द एप्पल कार्ट, पूरा बिगाड़ देना, जो इसका लगभग एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है। ये सारे इडियम्स मैंने जो लाइव क्लास थी आपकी इडियम्स की 6 नंबर वाली, वहाँ पर भी बहुत सारे इडियम 70 इडियम्स जो है ऑरिजिन के साथ करवाए हैं। आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट, ये देखो एप्पल पाई, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है घर, बहुत ही अच्छे से नीटली अरेंज्ड है सारी चीज़ें। टू बी परफेक्टली अरेंज एंड टाइडी, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल टाइडी जो है वो क्या बना, एप्पल पाई ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, सिनोनिम पूछा है आपसे। द स्मोक वॉज बॉदरिंग मी, स्मोक मुझे बॉदर कर रहा था, एंड आई डिडंट वॉन्ट टू रूइन द पार्टी फॉर ऑल ऑफ यू, सो आई सिंपली वर्कड होम। मैं जो पार्टी है वो ख़राब नहीं करना चाहता था, ये सब मेरे को बॉदर कर रहा है, बाकियों को तो क्या पता नहीं कर रहा हो, तो सिंपली मैं घर आ गया। रूइन मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब कर देना, स्पॉइल कर देना, रैक कर देना, डैमेज कर देना, कोलैप्स कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, क्या होता है, रूइन, ठीक है। यहाँ देखो फिक्स करना, ये इसका लगभग एंटोनिम हो गया। रिकवर मतलब दोबारा उसको सही करना, री मतलब बैक। री जब भी प्रीफिक्स में आता है इसका मतलब होता है बैक या अगेन, ये भी नहीं होगा। रिवैम्प होता है री अगेन, बैक अगेन, किसी चीज़ में सुधार करके, इम्प्रूव करके उसको सही करना। जैसे किसी कंपनी की इमेज खराब हो गई, फिर उसने कुछ नए प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के लाकर अपनी इमेज को सुधारा, वो रिवैम्प है। राइट आंसर होगा डी, स्पॉइल। डी जनरली आप देखते हैं डी डाउन या अवे के लिए आता है, बट यहाँ पर डी का मतलब क्या है, एंटायरली, ठीक है, कंप्लीट, पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से उसको स्पॉइल कर देना, डी स्पॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कोलोसल ग्रेनाइट ओबेलिस्क, जो एक तरह की वो मीनार सी होती है ना, ओबेलिस्क, वर इरेक्टेड जनरली बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज होता है, बाय ओनली अ फ्यू किंग्स, कुछ ही किंग्स के द्वारा बनाई गई। कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, ह्यूज, मैमथ, इनॉर्मस, जाइजेंटिक, ठीक है, तो बहुत बड़ा, मैमथ,
इमेंस, एनॉर्मस, जाइजेंटिक क्या होता है, कोलोसल। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। माइन्यूट, मिनिस्क्यूल, लिलीपुटियन, टाइनी, ये सब क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम। मिनिएचर, ये जो छोटा है वो इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ देखो इस शिफ्ट में क्या था, जनरली जो शिफ्ट थी उनमें 6 क्वेश्चन सिनोनिम, एवरेज और 6 क्वेश्चन एंटोनिम पूछे थे। बट इस शिफ्ट में क्या हुआ स्टूडेंट, इस शिफ्ट में सिनोनिम के तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और एंटोनिम के 10 क्वेश्चन है। ठीक है, ये चेंज इसी शिफ्ट में था। ठीक है, सिनोनिम के 2 क्वेश्चन थे और एंटोनिम के 10 क्वेश्चन है। अब देखो करते हैं हम ये क्वेश्चंस। इम्यूलेट, इम्यूलेट होता है किसी चीज को इमिटेट करना, कॉपी करना। ठीक है, किसी चीज को कॉपी करना उसको बोलते हैं इम्यूलेट। तो यहाँ देखो रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब रेस्पेक्ट होता है, ये इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड जनरली चाइल्ड के लिए आता है जो थोड़ा बिगडेल होता है, जो जिसकी हर बात मानने से वो जिद्दी बिगडेल बन जाता है, वो स्पॉइल्ड है, ये भी नहीं होगा। बैश, बैश जो किसी चीज़ को हार्ड हिट करना बैश होता है। ठीक है, बहुत तेज से उसको हिट करना। और दूसरा कोई बड़ी सेलिब्रेशन पार्टी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आता है ना बेबी का है बर्थडे बैश, तो बर्थडे पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, उसको भी क्या बोलते हैं, बैश। तो कॉपी करना, किसी चीज़ को फॉलो करना और किसी चीज़ को निग्लेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा नेग्लेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। चाइना एक्सपेक्ट्स टू वेलकम बैक इंडियन स्टूडेंट्स टू, वेलकम बैक किसका, इंडियन स्टूडेंट का, टू रिज्यूम देयर स्टडी, किसके लिए, कि वो स्टडी अपनी वापस रिज्यूम करे। मतलब जो काम पहले चल रहा था फिर वो किसी चीज़ से, किसी वजह से रुक गया, फिर दोबारा शुरू हो गया। जैसे कोविड आया तो फ्लाइट्स जो थी वो एक बार के लिए रोक दी गई, फिर दोबारा चालू हो गई, तो रिज्यूम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अशर, सबसे पहले अशर कौन होता है, अशर एक ऐसा पर्सन होता है जो चर्च में या थिएटर में, सिनेमा हॉल में रास्ता दिखाता है। जैसे आप मूवी देखने जाते होगे, आप टिकट देख के बताता है वो आपका सीट नंबर, उसको क्या बोलते हैं, अशर। एक और चीज बताती हूँ, अशर के आगे ETTE सफिक्स लगाने से फीमेल अशर बनता है, यानी कि अगर वो काम कोई लड़की कर रही है, फीमेल कर रही है, तो क्या हो जाएगा, अशरेट। ठीक है, ETTE सफिक्स जनरली किसके लिए ये आता है, या तो फेमिनिन बनाने के काम आता है या किसी चीज का स्मॉल वर्जन बताने के लिए। ठीक है, जैसे आप में से अगर मैं अभी बोलूं, जो स्टूडेंट ये क्लास देख रहे हैं कि सिगरेट की स्पेलिंग लिखूं, तो 90% स्टूडेंट गलत लिखेंगे। बट अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत इजी है। कैसे, क्योंकि सिगरेट क्या है, सिगार का छोटा फॉर्म है। सिगार जो पहले सिगार यूज करते थे स्मोक के लिए, फिर उसी का छोटा वर्जन क्या बना, सिगरेट। तो छोटा बनाने के लिए हमने लगा दिया ETTE और सिगार के आगे तो बना सिगरेट। और अदरवाइज इसकी स्पेलिंग जो है वो मैंने जहाँ 10 साल में जितनी बार भी बच्चों से क्लास में लिखवाई है, 90% गलत लिखते हैं। ठीक है, अब कभी नहीं भूलोगे आप। अनाउंस मतलब अनाउंस करना किसी चीज़, प्रिज्यूम मतलब कोई चीज़ एज्यूम, है ना, तो दोबारा स्टार्ट कर देना। और ये हो गया सीज मतलब रोक देना। एंटोनिम पूछा है तो क्या होगा, सीज। नेक्स्ट 20, एंटोनिम है डल। डल क्या होता है स्टूडेंट, डल होता है बहुत ही नॉट इंटरेस्टिंग, बोरिंग। ठीक है, बोरिंग हो गया, नॉट इंटरेस्टिंग हो गया, डम्प भी बोल सकते हैं इसको, स्टूपिड भी इसका एक सिनोनिम हो गया। ठीक है, यहाँ देखो यूथफुल, क्लेवर, कलर्ड और ब्राइट। यूथफुल तो आप समझ जाएंगे, यूथफुल है, यूथ से रिलेटेड नहीं होगा। क्लेवर मतलब चालाक है, नहीं होगा। कलर्ड, यहाँ पे कलर्ड बहुत सारे बच्चे आंसर करके आए थे। कलर्ड जो है वो रेड हेरिंग है। क्यों है, देखो इसको समझो। कलर तो कोई भी हो सकता है, डल भी कलर, कुछ कलर डल होते हैं। जैसे आप कोई भी मार्केट से कपड़ा खरीद के लाए, उसमें जो भी कलर था वो थोड़े दिनों बाद में फैड हो गया, तो आप बोलोगे कि यार ये तो डल हो गया, है ना। और अगर वो कपड़ा बहुत ही अच्छा है, चमकीला है, तो आप बोलोगे ब्राइट है। ठीक है, तो कलर तो उनके लिए है। ये यहाँ ये डल जो है वो कलर का एंटोनिम, ये रेड हेरिंग है। कलर एक वर्ड हो गया, अब कलर डल भी हो सकता है, कलर ब्राइट भी हो सकता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राइट। ठीक है, नेक्स्ट 21, एंटोनिम स्पूरियस। स्पूरियस मेडिसिन कैन बी फैटल टू द पेशेंट। स्पूरियस होता है फॉल्स ऑल्दो सीमिंग टू बी
जेन्युइन। जो दिख रहा है जेन्युइन है बट जेन्युइन नहीं है, वो क्या बनता है? स्पूरियस। जैसे यहाँ मेडिसिन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है कि जो मेडिसिन, एक तो ओरिजिनल मेडिसिन होती है, ठीक है, उसी की कॉपी, उसी की नकल करके वैसी ही मेडिसिन बना दी, लेकिन वो मेडिसिन क्या हो सकती है? फैटल, घातक हो सकती है किसी भी पेशेंट के लिए। दिखने में वैसी है लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स में भी वैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या होती है? स्पूरियस। क्लियर? तो जो जेन्युइन नहीं है, जो ऑथेंटिक नहीं है, जो रियल नहीं है, वो क्या होता है? स्पूरियस। तो यहां देखो कॉन्टेम्पचुअस, कॉन्टेम्पचुअस होता है स्टूडेंट, एरोगेंट, हॉटी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेम्पचुअस। वर्चुअस, जिसके वर्चू है, जिसके मोरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो वर्चुअस हो गया, ये भी नहीं होगा। इन्फीरियर, इन्फीरियर जो लो क्वालिटी का है, इतना अच्छा नहीं है, जैसे इन्फीरियर क्वालिटी हो सकती है, इन्फीरियर गुड्स हो सकते हैं, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा इसमें जेन्युइन, ठीक है। स्पूरियस मतलब नॉट जेन्युइन और इसका एंटोनिम हो जाएगा जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल। नेक्स्ट 22 एंटोनिम, द एंटायर एनवायरमेंट वॉज वेरी हॉस्टाइल टूवर्ड्स अस। पूरा एनवायरमेंट हमारे लिए हॉस्टाइल था। अब यहां देखो, हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, ठीक है, हॉस्टाइल क्या होता है? अनफ्रेंडली, ठीक है। हैंडी होता है वेरी इजी टू यूज, हैंडी क्या होता है? वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी टू यूज को क्या बोलेंगे? हैंडी, ठीक है। एक्यूरेट जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, क्लियर है, एग्जैक्ट है, वो एक्यूरेट, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट होता है विलेन, जैसे हीरो के लिए प्रोटागोनिस्ट आता है, और एंटा मतलब ऑपोजिट, मतलब जो विलेन है, ठीक है, जो सामने है, जो विरुद्ध है, वो एंटागोनिस्ट। राइट आंसर होगा फेवरेबल। अनफेवरेबल, अनफ्रेंडली, ऑपोजिट क्या बन जाएगा? फेवरेबल, फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट 23 एंटोनिम, स्कैंटी। स्कैंटी होता है कम क्वांटिटी में होना, मीगर, जिसको हम बोलते हैं कम क्वांटिटी में जो चीज़ है उसके लिए आता है स्कैंटी। यहाँ देखो पोल्ट्री, पोल्ट्री इसका सिनोनिम है, हमसे एंटोनिम पूछा है। नेस्टी होता है वेरी बैड, नेस्टी क्या होता है स्टूडेंट? वेरी बैड। एंटोनिम हो जाएगा अबंडेंट। अबंडेंट क्या होता है? बहुत प्रचुर मात्रा में, इसका जैसे कोपियस बोल सकते हैं, एडिक्वेट बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत प्लेंटी बोल सकते हैं, जो बहुत सारी मात्रा में हो, प्लेथोरा, ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। स्कैंटी थोड़ा, एंटोनिम बहुत ज्यादा, तो क्या बन गया? अबंडेंट। क्लियर? नेक्स्ट 24 एंटोनिम, एस्पेरिटी। एस्पेरिटी होता है स्टूडेंट हार्शनेस, बिटरनेस, हार्शनेस जो है उसको बोलते हैं एस्पेरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक्रिडिटी, एक्कर जो रूट वर्ड है ACR, ये इसका मतलब होता है बिटर, हार्श, ठीक है, जैसे एक्रीमोनियस, ठीक है, एक्रिड, ठीक है, तो ये लगभग इसका सिनोनिम हो गया। विरिलिटी क्या होता है? विरिलिटी होता है स्टूडेंट मैस्कुलिन पावर, जो एक मैस्कुलिन पावर है उसके लिए क्या बोलते हैं? विरिलिटी। क्यूरोसिटी क्या होती है? क्यूरोसिटी आप सभी जानते हैं, उत्सुकता है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा सिविलिटी, ठीक है, जो हार्श नहीं है, पोलाइट है, वो क्या हो जाएगा? सिविलिटी। नेक्स्ट विद हर स्प्राय, ये देखो एंटोनिम पूछा है, इसका प्रोनाउंसिएशन है स्प्राय। विद हर स्प्राय एंड एथलिक बिल्ड शी वोन द रेस इजीली। उसकी जो एथलिक बिल्ड है और जो स्प्राय है वो बहुत इजीली रेस जीत जाएगी। स्प्राय होता है बहुत ही एनर्जेटिक, ठीक है, बहुत ही एक्टिव। जनरली स्प्राय वर्ड ओल्ड एज के लिए यूज करते हैं, जो इंसान वैसे तो ओल्ड हो गया, यहाँ नहीं, वैसे जनरल बता रही हूँ, जहाँ ओल्ड हो गया लेकिन अभी भी उस एज के अकॉर्डिंग वो बहुत फुर्तीला है, बहुत एजाइल है, इसका सिनोनिम हो जाता है एजाइल, एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, एजाइल तो सिनोनिम हो गया, ठीक है। स्लूथ होता है जनरली एक पर्सन, जो एक तरह हम बोले पर्सन, जो हम बोले डिटेक्टिव, जो इन्वेस्टिगेट करता है, डिटेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? स्लूथ। वर्कहोलिक जो बहुत ज़्यादा काम करता है, जिसको काम करना बहुत अच्छा लगता है, काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, वो क्या हो जाता है? वर्कहोलिक। जो बहुत अल्कोहल पीता है वो अल्कोहलिक हो गया, वैसे ही जो बहुत काम करता है वो वर्कहोलिक हो गया। राइट आंसर होगा लेथार्जिक। लेथार्जिक होता है लेजी, सुस्त, आलसी। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब वो अपने पास्ट को भुलाकर नई शुरुआत करना चाहता है। ग्रीक मिथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड की एक रिवर का जिक्र है, लीथी,
जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती तो उसकी आत्मा के री-इनकार्नेशन पुनर्जन्म से पहले उसे लीथी का पानी पीना होता ताकि वो अपने इस जन्म की सारी यादें भुला दे। लीथी से वर्ड बना लेथार्जिक। ग्रीक में लीथी का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस। तो धीरे धीरे फॉरगेटफुलनेस को इनएक्टिविटी और लेजीनेस से जोड़ दिया गया और लेथार्जिक का मीनिंग बना आलसी। रूट वर्ड एटमोलॉजी से देखें तो लीथी का मीनिंग क्या है? फॉरगेटफुलनेस, और आर्गोस मीन्स विदाउट वर्क, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो आलसी हो, जिसमें एंथुजियाज्म, एनर्जी की कमी हो। तो स्टूडेंट्स लेथार्जिक ना बने, खूब मेहनत करें और अपने सपने को पूरा करें। ठीक है, तो इसका एंटोनिम पूछा है फुर्तीले का, क्या बनेगा? लेजी। नेक्स्ट 26, यहां पर भी आपसे एंटोनिम पूछा है किसका? डिप्लीट। ये डिप्लीशन इसकी फॉर्म गिवन है यहाँ। डिप्लीट एज अ वर्ब, डिप्लीशन क्या हो गया? नाउन। Depletion of old things has become a fancy business as it brings back old memories but a high cost. पुरानी चीज़ों का डिप्लीशन एक फैंसी बिजनेस बन गया है क्योंकि ये वापस लेके आता है ओल्ड मेमोरीज को बट एट अ हाई कॉस्ट। ठीक है, यहाँ देखो डिप्लीट होता है किसी चीज़ का रेगुलरली कम होते जाना, रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना। ठीक है, क्या होता है? डिप्लीट। रूट वर्ड भी अगर आप देखोगे इसमें, प्लीट जो है, प्लीट का मतलब होता है टू फिल। प्लीट क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लीट होता है टू फिल, और डी क्या है यहाँ पर? अवे के लिए है। डी किसके लिए आया है? अवे के लिए, यानी कि अब जो फिल नहीं कर रहा है उसको अवे कर रहा है, मतलब कम करता जा रहा है। जैसे हम कंप्लीट बोले, कंप्लीट में भी यही रूट है। कॉम यहाँ पर इंटेंसिफायर है, यानी जो पूरा फिल किया हुआ है वो कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट, रिप्लीट, डिप्लीट, इन सभी में रूट वर्ड क्या है? प्लीट, टू फिल। यार अब देखो, अब एंटोनिम पूछा है आपसे, तो ओल्ड मतलब पुराना, फैंसी मतलब फैंसी होना, हाई मतलब हाई होना। एंटोनिम हो जाएगा रीस्टोर, वापस पाना। री मतलब बैक, पहले डिप्लीट मतलब कम होता चला गया, रिड्यूस होता गया, और अब क्या है? वापस रिस्टोर कर लिया, तो एंटोनिम बनेगा रिस्टोर। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा है कंसाइज। क्या है? हिज एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है कि बहुत कम शब्दों में अपनी बात को बहुत अच्छे से बोल देना, वो होता है कंसाइज। इसका सिनोनिम है जैसे टर्स, लैकोनिक। स्पार्टन्स का नाम आते ही हमारे माइंड में वॉरियर एंड सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन की इमेज बनती है। स्पार्टन्स कम शब्दों में अपनी बात रखने के लिए भी फेमस थे। सदर्न ग्रीस में लैकोनिया नाम की एक कंट्री थी जिसकी कैपिटल सिटी थी स्पार्टा। अलेक्जेंडर के फादर फिलिप ने जब लैकोनिया पे अटैक किया तो उसने कहा वेदर ही शुड कम एज फ्रेंड और फो। स्पार्टन ने रिप्लाई किया नीदर। अगेन उसने कहा इफ आई एंटर लैकोनिया I'll raise Sparta to the ground. स्पार्टन ने रिप्लाई किया if। स्पार्टन इससे कहना चाहते थे तू आएगा तब ना, हम तुझे एंटर करने ही नहीं देंगे। तब से टर्स कंसाइज स्पीच के लिए लैकोनिक वर्ड यूज किया जाने लगा। सक्सेंट, ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो गए। अब आपसे पूछा है इसका एंटोनिम। ठीक है, अब यहाँ देखो, फ्रैंक जो स्पष्ट बोलता है अपनी बात का, ये नहीं होगा। इंटेलिजेंट जो क्या है? इंटेलिजेंट है। प्रिसाइज लगभग थोड़ा सा सेम है। प्रिसाइज डेफिनेशन, बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही सही डेफिनेशन उसको दी, क्लियर, एग्जैक्ट, एक्यूरेट। राइट आंसर होगा लेंदी, जो बहुत ही लंबा चौड़ा है। ठीक है, बिल्कुल भी कंसाइज नहीं है, लॉन्ग विंडेड है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लेंदी। नेक्स्ट 28, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा है। ठीक है, यहां देखो, इनोक्वस, इन आता है नॉट के लिए, नोक आता है या तो नाइट या हार्म। इनोक्वस होता है नॉट हार्मफुल, हार्मलेस। इनोक्वस क्या होता है स्टूडेंट्स? हार्मलेस। ठीक है, रूट वर्ड से याद करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा याद करना। एफ्लिक्शन की बात करें, फ्लिक्ट का मतलब होता है टू स्ट्राइक, यानी पेन जो है, जो बार बार कहीं किसी चीज पे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? पेन। तो एफ्लिक्शन जो है, एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है? पेन।
ठीक है, ये भी सही है। एपिस्कोपल का मतलब होता है कनेक्टेड विद द बिशप, उसको बोलते हैं एपिस्कोपल, ये भी सही है। राइट आंसर जो गलत स्पेलिंग है वो है वॉसिफेरस। अगर आप इसको रूट वर्ड से करते तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता। VOC, VOC का मतलब होता है टू कोल, वॉसिफेरस होता है जो वॉइस को कैरी करता है, यानी बहुत लाउड स्ट्राइडेंट जो है वो होता है वॉसिफेरस। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीटेडली आया हुआ है। वो मतलब टू कोल, और FER फर मतलब क्या होता है, टू कैरी। फर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टू कैरी। और जबकि यहां पर FER की जगह क्या कर दिया, FIR। रूट वर्ड्स आपको स्पेलिंग में भी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 29 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। कैलकुलेट बिल्कुल सही है। पोस्टुलेट मतलब किसी चीज को मान लेना, सपोज करना, मानना, ये जैसे मैथ्स में हम करते हैं, ये भी ठीक है। मैन्युपुलेट मतलब किसी चीज को बदलना, मैन्युपुलेट करना। राइट आंसर होगा स्टिपुलेट। स्टिपुलेट की स्पेलिंग होती है STIPULATE। स्टिपुलेट होता है स्पेसिफाई करना, किसी चीज को बहुत ही स्पेसिफाई करना। नेक्स्ट 30 इंसीजन, अबिसल, एब्स्ट्रूज और अबसीजन, ठीक है। यहां देखो, इंसीजन, इन मतलब इन, और सिस मतलब टू कट इन मतलब कट करना, चीरा लगाना। एब्स्ट्रूज होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही है, ये भी इसकी स्पेलिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अबिसल जनरली ओशन के जो बॉटम पार्ट से आता है, और इसको इनकॉम्प्रिहेंसिबल के लिए भी यूज करते हैं, जिसको समझा नहीं जा सके, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, वो भी अबिसल होता है। राइट आंसर है यहां पर जो गलत स्पेलिंग है वो है अबसीजन, ABSCISSION। जब प्लांट की जो डेड लीव्स होती है या जो पका हुआ फ्रूट होता है वो अपने आप ही प्लांट से, पेड़ से अलग होकर गिरने लगता है, उसके लिए आता है अबसीजन, ठीक है। रूट वर्ड से देखेंगे, एब्स मतलब एब अवे, और SICIS, ठीक है, ये होता है स्टूडेंट टू कट। SICIS भी टू कट होता है, SCISSS भी टू कट होता है। तो रूट से देखते तो ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है गिवन सेंटेंस से। यहां आपको नियॉन अप्रोच अगर आप लगाते, अब एक बार मैं ये सेंटेंस पूरा पढ़ती हूँ, आपको अप्रोच अगर आ जाती है माइंड में तो ये समझ लेना कि हाँ अब आप एक लेवल ऊपर आ चुके हो। जैसे द पिरामिड्स दैट यू सी इन इजिप्ट, जो पिरामिड्स आप इजिप्ट में देखते हो, वर बिल्ट बाय द फेरो डायनेस्टी, वो किसके द्वारा बनाए गए, फेरो डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए हैं। हु रूल्ड द एंशिएंट किंगडम, जिन्होंने शासन किया था एंशिएंट किंगडम ऑफ इजिप्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जिन्होंने हजारों साल वहां पर शासन किया। अब देखो बनाने वाले ने क्या किया, ये बोला कि गिवन सेंटेंस में से बताना है, और ये जो एंश्योर, स्ट्रैटेजी और फुलफिलमेंट, ये तीनों ही ऑप्शन इस गिवन सेंटेंस में वो देना भूल गया। मतलब उसने यहां उन वर्ड्स को लिया ही नहीं, तो जो वर्ड अकेला आया था वही फेरो था और वही आपका आंसर था। अगर आप थोड़ा सा भी नियॉन अप्रोच लगाते तो राइट आंसर आ सकते थे, ठीक है। ऐसा भी सोचना है, राइट। इसका सही स्पेलिंग होगी PHAROAH, फेरो, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन अब आपको इस तरह से सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट 32 अब देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड गिवन सेंटेंस, इसमें सेम नहीं है, इसमें है ये चारों। द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैव डिस्कवर्ड दैट दे कैन एड्रेस इश्यूज मोर इफेक्चुअली थ्रू लेटर राइटिंग कैंपेन्स एंड नॉट थ्रू पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब शो करना क्लियरली, डेमोन्स्ट्रेशन, राइट। कैंपेन्स, एड्रेस, डिस्कवर्ड। एड्रेस बिल्कुल सही है, डिस्कवर्ड सही है, प्रदर्शन सही है, डेमोन्स्ट्रेशन राइट। गलत आंसर कैंपेन। कैंपेन जो किसी प्लान का बनाना, जो किसी पर्टिकुलर गोल के लिए, तो ये हो गया कैंपेन। और इसको प्लूरल बनाएंगे तो जो एस है वो ES नहीं लगेगा, सिंपली S लगेगा, कैंपेन्स, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा कैंप, ये E नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। यहां आपको बताना है एरर किस पार्ट में है।
The investors were put off by the dirty visage of the workshop. जो डर्टी विसेज ऑफ द वर्कशॉप, वर्कशॉप है फॉर एग्जाम्पल, उसका जो फ्रंट पार्ट है, विसेज मतलब जो फ्रंट में जो दिख रहा है, स्पेशली कोई पर्सन का फेस है, जैसे वर्कशॉप का फेस है, तो कोई भी इन्वेस्टर कहीं भी आएगा और अगर उस जहां उसको इन्वेस्ट करना है वहां ही उसको गंदगी दिखेगी, डर्टी होगा वो, तो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। पुट ऑफ मतलब कैंसिल कर देना, ठीक है। तो यहाँ कोई एरर नहीं है, नो एरर। और अगर आप रूट वर्ड से देखोगे VIS, VIS का मतलब टू सी होता है, जैसे विस्टा है, ठीक है। VIS किसके लिए आता है? टू सी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकी एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी को डिफाइन किया जाता है, किया गया है, हैज बीन डिफाइंड, पैसिव बना है, हैज बीन डिफाइंड कैसे? कि ये साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन साइकी, माइंड की और उसके बिहेवियर की। तो यहां कैसे डिफाइन किया गया इसको? उसके लिए यहां आएगा डिफाइंड एज। क्या आएगा? डिफाइंड एज। तो यहां एरर हो जाएगी स्टूडेंट ए पार्ट में, defined as something. Next, question number 35. It is nothing else than sheer foolishness that you have decided to resign. ये कुछ नहीं है, सिर्फ पूरी तरह से तुम्हारी foolishness है कि तुम ये डिसाइड कर रहे हो किस चीज का, रिजाइन करने का तुम डिसाइड कर रहे हो। ये foolishness है, मूर्खता है तुम्हारी। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना वो जो समझा रहा हो इस कंटेक्स्ट में बोल रहा हो कि भाई बॉस ने डांट दिया लेकिन तुम्हारा पैकेज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उस चीज को पॉजिटिवली लो, तो वो बोल रहा है। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर होती है नथिंग एल्स की, उस केस में देन नहीं आता है, नथिंग एल्स के बाद में यहां आएगा बट, ठीक है। नथिंग एल्स बट, सिवाय, क्या है? कुछ नहीं है ये, सिवाय तुम्हारी फुलिशनेस के। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 36। एंटोनियो स्टारडिवरी वॉज एन इटालियन। वो कौन था? एक इटालियन था। हु क्या होता है स्टूडेंट? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन। और ये किसके लिए आता है? ये आता है पर्सन के लिए, हमेशा किसके लिए आएगा? पर्सन के लिए। और कौन सी फॉर्म होता है? सब्जेक्टिव। हुम ऑब्जेक्टिव, हुज पजेसिव, राइट। हु कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो पर्सन है ये इटालियन था जिसने वंडरफुल वायलिन्स बनाए, ठीक है। तो एक्शन को करने वाला, एक्शन को करने वाला डूअर कौन है? ये खुद है, एंटोनियो है। यहां पर बोला इज बीइंग मेड, इज बीइंग मेड। ये स्टूडेंट क्या है? ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव स्ट्रक्चर है। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव। इज बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, तो ये तो पैसिव हो गया, पैसिव नहीं बना सकते हम। यहां ये भी पैसिव है। दूसरा डी में मेक्स आया है जबकि सेंटेंस किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है, तो ये भी नहीं आएगा, मेक्स नहीं हो सकता। अब यहां बोला हैव मेड, हैव मेड कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट, जबकि सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। सो राइट आंसर इज ए, हु मेड वंडरफुल वायलेंस। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। आई एंजॉय टू बी लाफ्ड एट माई लिटिल ब्रदर। सेंटेंस बोलना चाहता है कि मैं इंजॉय करता हूं मेरे छोटे भाई पे हंसना, हंसना इंजॉय करता हूं, ठीक है। यहां देखो टू बी लाफ फॉर्म सही नहीं है, पैसिव भी बनती तो भी टू बी लाफ्ड होती, ये गलत हो गई फॉर्म यहां पर। आई एम इंजॉय, आई एम इंजॉय तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं हो सकती, इज एम आर के साथ वर्ब फर्स्ट नहीं आएगी। फिर देखो आई एंजॉय लाफ्ड एट, किसी भी सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती, ठीक है। यहां पर फाइनाइट वर्ब होती क्या है? ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज हो, वो फाइनाइट है। ही के साथ लाइक्स आया है, आई के साथ लाइक आया है, लाइक्ड आया है पास्ट का, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है? नंबर, पर्सन, जेंडर, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, वो फाइनाइट वर्ब है। और किसी भी सेंटेंस में जनरली एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है। तो यहां ये दोनों वर्ब हो गई, ये गलत हो गया आंसर। दूसरा यहां बोल रहा है कि मैं इंजॉय करता हूं हंसना, हंसना इंजॉय करता हूं, और इंजॉय ऐसी वर्ब है जिसके बाद में वर्ब आईएनजी यानी जेरेंड यूज किया जाता है। कुछ कुछ वर्ब्स ऐसी है जैसे लुक फॉरवर्ड टू, विद द व्यू टू, ठीक है। यहां अवॉइड, माइंड,
कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद में हम क्या यूज करते हैं, जनरली जेरेंड फॉर्म यूज करते हैं, बी यूज टू, बी अकस्टम्ड टू, इनके बाद में क्या आता है, जेरेंड फॉर्म आती है। तो यहां पर क्या आएगा, लाफिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, When the weather is hot, जब वेदर हॉट होता है, I will like to eat आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा। अब ये सेंटेंस तो बनाना ये चाह रहा था when से, कि जब ऐसा होता है तब मैं ऐसा करता हूं, ठीक है। तो दोनों पार्ट किस में आने चाहिए स्टूडेंट, प्रेजेंट में। जो हमारी हैबिट्स होती है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जनरल ट्रूथ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो किस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, ठीक है। जब ऐसा होता है तो मैं ऐसा करता हूं, क्लियर। तो सिंपली यहां शेल भी फ्यूचर को बता रहा है, लाइक्ड किसको बता रहा है, पास्ट को बता रहा है। शुड लाइक चाहिए जो मॉडल में है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। जब वेदर हॉट होता है मैं आइसक्रीम खाना पसंद करता हूं, यानी कि जब वो अपना एक्शन बता रहा है कि जब भी गर्मी होती है, हॉट होता है, तब आइसक्रीम खाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, As Simon had already been to the park. As यहां पर as a conjunction यूज हुआ है। कंजक्शन दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो साइमन ऑलरेडी पार्क में जाके आ चुका था, तो उसने दूसरे चिल्ड्रन के लिए भी क्या कर दिया, लेड द वे, मतलब रास्ता बना दिया वहां जाने का, ठीक है। उसने देख लिया कैसा है पार्क, तो दूसरे बच्चे भी पार्क जाने लगे। यानी यहां पर क्या है, रीजन है, ठीक है। एज ए क्या आया है, एज ए रीजन यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां देखो हैड ऑलरेडी बीन, ये किसको बता रहा है स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट को। पहले पार्क में वो खुद जाकर आ गया, बाद में दूसरे बच्चे भी जाएंगे, ठीक है। यहां देखो लीड, लीड तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा, ही सिंगुलर है तो लीड नहीं आ सकता। प्रेजेंट में आता तो भी लीड्स आता, ये हटा दो। अकेला लीडिंग कोई वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, ये भी हटा दो। ऑप्शन बचता है ये लीड, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा लेड। यानी ये सेंटेंस किसमें है, पास्ट में है, तो पास्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, Some people are in the habit of sharing. कुछ लोग एक हैबिट में होते हैं, वो शेयर करते हैं क्या, एंड बुल स्टोरी ऑफ ऑन अनसुटेबल ओकेजन्स। देखो ईडियम्स में तो आए ही आए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी ईडियम पूछा है। यहां पर मैंने जो एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने एनालिसिस बताया था, वहां भी बताया था नेक्स्ट टू ग्राइंड, इस तरह से पूछा गया है ना। तो यहां देखो जिसको पता हो इडियम वही सही आंसर कर सकता था, बाकी कोई आंसर यहां नहीं होता। राइट आंसर होगा कोक एंड बुल स्टोरी, मतलब एक ऐसी स्टोरी जो सच नहीं है, बस ऐसी मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी है। इसका ओरिजिन जो है, जैसे ये यहाँ लंदन से बिर्मिंघम जाने का जो ये रूट था, इस रूट में जो ट्रेन्स चलती थी जिसमें लोग जाते थे, तो वो पूरे रास्ते आपस में ऐसे रूमर्स फैलाते, ऐसी इधर उधर की बातें करते थे जो जिनका कोई लॉजिक नहीं होता ना, वो सही भी नहीं होती थी, ठीक है। और इसके एक एंड पे जो पब था उसका नाम था द कोक, और दूसरे एंड पे जो पब था उसका नाम था बुल, ठीक है। तो इन दोनों एंड पे ये दो पब्स बने हुए थे, तो वहीं से ऐसी बात जो मतलब जो ऐसी कहानी जो ट्रू नहीं है, बस ऐसी बना दी गई है, मनगढ़ंत सी है, उसके लिए वर्ड इडियम आने लगा द कोक एंड बुल स्टोरी। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये पैसेज, इस पैसेज में, सॉरी इस क्लोज टेस्ट बोले या पैसेज बोले, इस क्लोज टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो है टाइटल। अभी जो चेंजेस हुए हैं उसमें पूछे जा रहे हैं टाइटल, थीम और टोन। बहुत ही अच्छा, ये पैटर्न कैट में तो कॉमन है, कैट में तो पहले भी ये चीजें पूछता था, ठीक है, बट अब एसएससी में भी ये चीजें पूछी जा रही है, मतलब ये अच्छा चेंज है यहाँ। तो इस चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें तैयार रहना है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, ये चेंजेस एसएससी सीजीएल में भी होंगे, एसएससी सीजीएल में भी होंगे ये चेंजेस, राइट। तो अभी सबसे पहले आप इस पैसेज को फटाफट पढ़ लीजिए, फिर हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फटाफट, बहुत अच्छे से, केयरफुली, क्योंकि सबसे पहला स्टेप क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का क्या बताती है मैम, सबसे पहला स्टेप है रीड द पैसेज केयरफुली। आपको केयरफुली पैसेज को पूरा पढ़ना है।
जिससे आपको उस पैसेज की थीम, उसका टोन, उसका टेंस समझ में आएगा। आपको पता चलेगा ये पैसेज फैक्ट बेस्ड है, स्टोरी बेस्ड है, ये आपको पता चलेगा। उस पैसेज से रिलेटेड, उस क्लोजनेस से रिलेटेड वर्ड्स आपके माइंड में आने स्टार्ट हो जाएंगे कि ये वर्ड आ सकता है, ये वर्ड इस सिचुएशन के लिए। तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब आप जब इस क्लोजनेस को, पैसेज को पूरा पढ़ेंगे। ये सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पूरा पैसेज आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। ये यहां पर देखो 5 क्वेश्चंस थे, इसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो टाइटल का क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइटल का क्वेश्चन था, फिर ये बाकी 4 क्वेश्चंस यहां और पूछे गए हैं, ठीक है? तो मैं स्टार्ट कर रही हूं। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, रीड द पैसेज केयरफुली, ठीक है? रिजर्वेशन, ये पैसेज किसके बारे में है? रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में, ठीक है? रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ एक्शन, इज अ पार्ट ऑफ व्हाट एक्शन, ये पूछ रहा है कि रिजर्वेशन किसी एक्शन का पार्ट है। किस एक्शन का पार्ट है वो हमें बताना है। Which seeks to bring equality, ऐसा एक्शन जो क्या लाना चाह रहा है? इक्वालिटी, मतलब समानता, बराबरी, ठीक है? द कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट, जो 124 जो संशोधन है, जो बिल है 2019 का, seeks to provide for the advancement of economically weaker sections of citizens। जो 124 जो अमेंडमेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें वो ये प्रोवाइड कर रहा है क्या? एडवांसमेंट का मतलब होता है किसी चीज की उन्नति, उसका प्रोग्रेस, ठीक है? क्या करना चाह रहा है वो? EWS जो सेक्शन है, अगर आपने देखा हो तो, अभी ये सुना हो ये न्यूज के बारे में, तो EWS जो है कौन है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं, जो सिटीजन्स जो हैं, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए ये बिल बनाया है, जिसमें बताया है ऐसा। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 15 है, filling the blank, discrimination against any citizens on the grounds of race, religion, caste, sex or place of birth। आर्टिकल 15 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 वो क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। किसी भी जो सिटीजन है, कोई भी सिटीजन है, उसके साथ में किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो रेस हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे वो जाति हो, चाहे सेक्स हो, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ हो, उसके बेसिस पे उसके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा आर्टिकल 15 जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है। However, the government may make special provisions for the filling the blank of socially and educationally backward classes or for scheduled caste or scheduled tribes। ठीक है? यद्यपि गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं, किसके लिए? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और एससी और एसटी के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे देखो, द बिल सीक्स टू अमेंड, बिल जो है वो क्या चाहता है? टू अमेंड आर्टिकल 15 टू एडिशनली परमिट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जो बिल क्या बोल रहा है अभी? आर्टिकल 15 जो है वो एडिशनली परमिट दे किसको? गवर्नमेंट को, टू प्रोवाइड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, फर्दर अप टू 10% ऑफ सीट्स में बी, पर आगे बोल रहा है कि 10% सीट्स जो है वो मे भी क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है फॉर सच सेक्शंस। कौन से सेक्शंस? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, इनके लिए 10% सीट्स को क्या करना है वो आपको बताना है। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए 10% का कोटा होना चाहिए इन सेक्शंस के लिए। सच रिजर्वेशन, ये जो रिजर्वेशन दे रहे हैं 10% का, विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो किसी पर्टिकुलर, जैसे
मुस्लिम लोगों का या जो ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके द्वारा जो बनाए माइनॉरिटी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां ये अप्लाई नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, वहां ये अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? एक बार हमने इस पैसेज को केयरफुली पढ़ लिया, अब हम और अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज है टाइटल, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे। पहले हम वो 4 क्वेश्चंस करके इनको फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करेंगे, लास्ट में हम टाइटल पे आएंगे। तो आप खुद ही बता दोगे कि मैम ये टाइटल होगा, और मैं भी आपको कुछ ऐसी हिंट्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिससे आपको टाइटल को समझने में, टाइटल का आंसर करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करो। रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ, रिजर्वेशन एक पार्ट है एक्शन का। कैसे एक्शन का? विच सीक्स टू ब्रिंग इक्वालिटी, जो क्या है समानता लाना चाहता है, जो क्या लाना चाहता है, इक्वालिटी लाना चाहता है, उसके लिए क्या बनाया गया है? रिजर्वेशन। राइट, अब ये बोल रहा है रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव एक्शन, इनइफेक्टिव एक्शन, डायरेक्टिव एक्शन और करेक्टिव एक्शन। फटाफट बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, रिजर्वेशन क्यों लाया गया? देखो यहां पर जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका वोकैबुलरी से और कोलोकेशन से, वोकैबुलरी एंड कोलोकेशन। जो हमारा 5th और 6th स्टेप्स, यहां देखो ये जो स्टेप है मैंने यहां बताया 4th और 5th, इन स्टेप से ये आंसर मिल रहा है हमें बहुत, किस चीज से? वोकैबुलरी और कोलोकेशन। ठीक है, देखो इसको, इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर एक्शन आया है, आगे क्या आया है? एक्शन। एक्शन मतलब कोई भी काम। ठीक है, जब कोई चीज पहले गलत हो और फिर उसको सही किया जाए, जो कोई चीज पहले गलत थी उसको हमने सही किया, उसको हमने करेक्ट किया, तो उसके लिए आता है करेक्टिव। ठीक है, पहले जो चीजें थी, पहले जो उनको बराबरी का अधिकार नहीं था, जो भी चीजें पहले सालों से चली आ रही थी, उन सारी चीजों को चेंज करके बराबरी का मतलब उस करेक्ट करना, जो पहले सही नहीं था उसको करेक्ट करना। जैसे कोई ऐसी सर्जरी थी वो पहले सही नहीं, उसको करेक्ट किया तो वो करेक्टिव सर्जरी हो गई। ठीक है, करेक्टिव मेजर्स हो गए, करेक्टिव एक्शन हो गया। क्लियर है, समझ में आया? करेक्टिव ग्लासेस हो गया। तो समझनी है ये चीज कि जो पहले सही नहीं था उसको सही किया, वो क्या हुआ? करेक्टिव एक्शन। तो रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन। क्लियर है? डायरेक्टिव जो डायरेक्शन के सेंस में आ रहा है, इफेक्टिव है या नहीं इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है, ये हम ऐसे नहीं बता सकते कि ये इफेक्टिव है, कोई बोलेगा इफेक्टिव है, कोई बोलेगा इफेक्टिव नहीं है, ये पर्सनल है। तो ये बिल्कुल यहां पर इफेक्टिव और इनफेक्टिव तो टोटली आउट ऑफ पैसेज हो गया, आउट ऑफ पैसेज। ठीक है, डायरेक्टिव भी पूरी तरह इररेलेवेंट है, ये तीनों ही ऑप्शन इररेलेवेंट है। ठीक है, इफेक्टिव नहीं है या इफेक्टिव है, ये सबका एक पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? ये पहला क्वेश्चन हमने किया, रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव सर्जरी, करेक्टिव ग्लासेस, ये सब इसके कोलोकेशंस होते हैं। और जो पहले सही नहीं था और उसको सही किया गया है। ठीक है, हजारों साल से जो SC ST को या जो भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनके साथ में जो भेदभाव हो रहा था, उस भेदभाव को सही किया गया, यानी करेक्टिव एक्शन लिया गया, किसके द्वारा? रिजर्वेशन के सेंस में। राइट, अब देखो द कॉन्स्टिट्यूशन 124 जो अमेंडमेंट, जो संशोधन है 2019 का, वो ये क्या कर रहा है? सीक्स टू प्रोवाइड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है कि उनको भी उन्नति की जाए, उनका एडवांसमेंट की जाए, एडवांसमेंट ऑफ जो EWS सेक्शन है उसको। क्लियर? नेक्स्ट, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन filling the blank, discrimination any citizens on the ground of race, religion, caste or place of birth। अब आर्टिकल 15 ये बोलता है कि हमें किसी भी ग्राउंड पे,
किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो रेस हो, चाहे वो रिलीजन हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, ठीक है, किसी भी ग्राउंड पे हमें क्या नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। यानी कि वो क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन को रोक रहा है। ठीक है, अब यहां देखो, इस्टैब्लिश करना यहां पर फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। फैक्चुअली रॉन्ग का मतलब है कि सेंटेंस जो बोलना चाह रहा है उसका उल्टा बोलना। तो ठीक है, एस्टैब्लिशेस, इनहिबिट और एग्जिबिट मतलब शो करना, तो ये तीनों ही स्टूडेंट फैक्चुअली रॉन्ग है। जबकि सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेशन को रोक रहा है, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोहिबिट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोहिबिट्स। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, तो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स करता है किसको, डिस्क्रिमिनेशन को। वो चाहे किसी भी ग्राउंड्स पे हो, चाहे वो रेस के ग्राउंड पे हो, चाहे वो रिलीजन के हो, चाहे कास्ट के हो, चाहे सेक्स के हो, या प्लेस ऑफ बर्थ हो, राइट। हाउएवर, यद्यपि द गवर्नमेंट में मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द, यहां पर बोलना चाह रहा है कि गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं किसके लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो एससी और एसटी है, उनके लिए, राइट। अब बताओ, ठीक है, अब यहां पर बताओ, यहां पर आपको अप्लाई करना है, यहां आपको अप्लाई करना है बैकवर्ड रीडिंग। यहां पर देखो, ये जो चीजें हैं, पहले मैं आपको सबसे पहले इसका आंसर समझाती हूं कि गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजन बनाए हैं किसके लिए, पोस्टपोनमेंट के लिए, यानी कि किसी चीज को आगे कर देना। तो ये तो नहीं होगा, ये तो टोटली फैक्चुअली उल्टा बोल रहा है। कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, कंटेनमेंट का होता है कोई भी प्रोसेस है उसको लिमिट में कर देना, उसको कंटेन कर देना, राइट। तो कंटेन करना भी फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहां पर सेंटेंस का भाव ये है कि वो उनके आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रोविजंस किस लिए बनाएंगे, किसी चीज को फैसिलिटी, कुछ प्रॉब्लम देने के लिए बनाएंगे। ठीक है, एनहांसमेंट यहां पर रेड हेरिंग है, एनहांसमेंट और एडवांसमेंट। क्या आंसर होगा, फटाफट बताओ। अगर आप बैकवर्ड रीडिंग फॉरवर्ड रीडिंग को समझ जाते हैं, उसको अप्लाई करना, ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूं, ये आप समझ के कि मैम ने बताया ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग से हमेशा एक पैसेज में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर होंगे, और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके फ्री के होंगे, जो बिल्कुल फ्री के मार्क्स होंगे आपके। कैसे, यहां देखो, एडवांसमेंट की बात हुई है। एडवांसमेंट क्या लेता है, ऑफ प्रेपोजिशन लेता है। एनहांस करना किसी चीज को बढ़ाना होता है, बट यहां पर उनको जो क्लास है, जो एससी एसटी और जो भी ईडब्ल्यूएस क्लास है, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनकी उन्नति के लिए ये स्टेप लिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, एडवांसमेंट। यहां पर एक चीज देखो, बैकवर्ड रीडिंग से आपको ये वर्ड यहां गिवन था, उसका हिंट आपके पास में था, वो हिंट क्या था, ओव। वो हिंट क्या था, ओव। ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज हो सकता है, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन हो सकता है, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ साइंस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 255। अब देखो, द बिल सीक्स टू अमेंड आर्टिकल 15 टू एडिशनली परमिट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर द एडवांसमेंट, यहां देखो फॉरवर्ड रीडिंग में, यहां फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। क्लियर, हाँ, यहां पर ये तो क्वेश्चन था, यहां ये आंसर हो गया। सेकंड था ये प्रोहिबिट्स, यहां पर ये देखो, एडवांसमेंट आपको बैकवर्ड रीडिंग में भी मिला और एडवांसमेंट आपको फॉरवर्ड रीडिंग में भी मिला। यहां से आपको 2 ऑप्शन 2 बार और स्ट्रॉन्ग हो जाते हो आप, जब 2 बार आपको मिल रहा है, बैकवर्ड से भी फॉरवर्ड से भी। समझ में आया क्या है बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग। अब देखो आगे, अप टू 10% ऑफ द सीट्स, अप टू 10% जो सीट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, मे बी फिलिंग द ब्लैंक फॉर सच सेक्शंस फॉर एडमिशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और सच रिजर्वेशन, अब ये बताओ सच रिजर्वेशन, कौन सी रिजर्वेशन की बात हो रही है।
सच क्या आता है, जनरली किसी का एग्जाम्पल जो चीज हुई है उसी का आगे बता रहा है। तो सच रिजर्वेशन, कौन सा रिजर्वेशन? हमने तो इस लाइन में कहीं भी रिजर्वेशन की बात ही नहीं की। क्या हमने इस लाइन में कहीं रिजर्वेशन की बात की है? नहीं मैम, नहीं की, सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया था ऊपर रिजर्वेशन को, लेकिन इसका मतलब सच रिजर्वेशन तो नहीं है। तो कैसे हमें हिंट मिली कि यहां पर रिजर्वेशन, ये सच रिजर्वेशन किसको डिनोट कर रहा है? यहां 255 में रिजर्व्ड आएगा, इस रिजर्व्ड की बात कर रहा है ये सच रिजर्वेशन। गॉट माय पॉइंट? यहां सच रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई, तो ये बोल रहा है अप्लाई नहीं होगा। कहां? टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई नहीं होगा। बट कौन सा रिजर्वेशन? जो यहां दिया गया है, कौन सा? अप टू 10%। तो यहां हमें रिजर्व की, कहीं इस सेंटेंस में कोई वर्ड नहीं है रिजर्व का, तो यहां वर्ब क्या आएगी? रिजर्व्ड। समझ में आया? डिजर्व्ड होता है कि कोई इंसान की एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो क्या डिजर्व करता है, ये टोटली इररेलेवेंट हो गया। प्रिजर्व होता है किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना किसी टेम्परेचर पे ताकि वो खराब नहीं हो, ये भी इररेलेवेंट है। कंजर्व जैसे कि किसी चीज को डिस्ट्रॉय होने से, डैमेज होने से बचाना, जैसे फॉरेस्ट के लिए आता है, तो ये भी नहीं होगा, ये आप इसको रेड हेरिंग बोल सकते हो। क्लियर? सो राइट आंसर इज रिजर्व्ड। राइट आंसर इज रिजर्व्ड। मजा आया? वेरी गुड। अब आ जाओ, अब सबसे पहले आते हैं टाइटल पे। ठीक है, अब आते हैं टाइटल पे। टाइटल जो होगा स्टूडेंट, अब बताओ क्या होगा टाइटल? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्या यहां पर सिर्फ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है? देखो, जो कैटेगरी मैं समझाती हूं आपको, उस कैटेगरी को समझो। जब भी आपसे टाइटल पूछेगा, तो उसमें जनरली जो ऑप्शन होंगे वो होंगे टू ब्रॉड या टू शॉर्ट। अगर आप टू ब्रॉड और टू शॉर्ट को समझ जाएंगे, ठीक है, अगर आप टू ब्रॉड और टू शॉर्ट को समझ जाएंगे तो उससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा टाइटल को समझना। कैसे? देखो, टू ब्रॉड क्या होता है? टू ब्रॉड होता है कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंसान के साथ में किसी भी चीज को लेके कोई बैड एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, जैसे कोई भी बैड एक्सपीरियंस हो गया, जैसे मैं क्या हूं, मैं एक बनिया हूं, तो बनिया ऐसे बोलते हैं कि बनिया है तो उसके लिए कोई नेगेटिव बात बोली गई फॉर एग्जाम्पल, तो वो सोचे कि सभी ऐसे ही होते हैं। क्लियर? तो जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हैं, सम जो होता है, ठीक है, सम एनिमल्स आर दिस या सम बर्ड्स आर दिस, उसको जब हम ऑल पे अप्लाई कर दें, ठीक है, ऑल पे अप्लाई कर दें, वो क्या होगा? टू ब्रॉड। क्लियर? जैसे आपने किसी ब्रांड का कपड़ा लिया, ठीक है, वो कपड़ा हो सकता है वो आपका खराब निकल गया फॉर एग्जाम्पल, तो आपने बोल दिया ये ब्रांड ही खराब है। हो सकता है ना वो कपड़ा एक ही खराब हो, क्लियर है, वो कंपनी खराब है, तो वो जो चीज हम ब्रॉड वे में लगा देते हैं वो क्या होती है? टू ब्रॉड। टू शॉर्ट का बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूं आपको। जो सही है, बताया गया है वो सही है, बट आपने जो पूछा है, बट जो क्वेश्चन ने पूछा है उसका कंप्लीट आंसर नहीं है, उसको बोलते हैं टू शॉर्ट। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई बच्चा पूछे कि एसएससी के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आपने क्या बोला? मैथ्स, इंग्लिश। वेरी गुड, मैथ्स पढ़ लेना राजा सर से, इंग्लिश पढ़ लेना मनीषा मैम से, बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। आपने जो इंफॉर्मेशन दी वो बिल्कुल सही थी, लेकिन क्या जो सामने वाले ने पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट थी? नहीं थी। आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कब होती? जब आप रीजनिंग और जीके भी बोलते। क्लियर? यानी जो सही है बट कंप्लीट नहीं है, जो सही है बट कंप्लीट नहीं है, वो क्या हो जाएगा? टू शॉर्ट। क्लियर है? ठीक है। अब ये देखो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के प्रोहिबिशन की बात हो रही है, लेकिन ये पैसेज में डिस्क्रिमिनेशन और प्रोहिबिशन तो बहुत सारे तरीके हैं, सॉरी, प्रोहिबिशन ऑफ बहुत सारे तरीके हैं, रिजर्वेशन तो सिर्फ उसका एक पार्ट है। तो ये क्या हो गया? टू ब्रॉड, बहुत ब्रॉड कैटेगरी हो गई। ठीक है, क्या ये पैसेज सिर्फ आर्टिकल 15 का है? क्या ये पैसेज सिर्फ आर्टिकल 15 का है? नहीं, ये क्या है? टू शॉर्ट। आर्टिकल 15 की बात हुई है,
आर्टिकल 15 की बात हुई है, बिल्कुल बात हुई है, लेकिन ये पैसेज का टाइटल नहीं है कि आर्टिकल 15 को ही बताया जाए, ठीक है। सेम विद कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल 2019, ये भी क्या हो गया, टू शॉर्ट। इसकी बिल्कुल बात हुई है, पैसेज में इसके बारे में बताया गया है, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइटल पूछा जा रहा है, ठीक है। टाइटल मतलब ये पैसेज किस बारे में बनाया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी टाइटल की बात करते हैं, जब भी कोई पैराग्राफ होता है, तो जो उसका टाइटल होता है वो इनिशियल लाइंस में, जो इंट्रोडक्टरी लाइंस होती है, वहां वो आ जाता है, वहां उसको इंट्रोड्यूस करवा देता है वो, ठीक है। पहली लाइन अगर आप पढ़ोगे तो पहली लाइन में ही आपको टाइटल मिल जाएगा। रिजर्वेशन किसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है यहां पर, रिजर्वेशन। किसकी बात हो रही है, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन। रिजर्वेशन क्या है, पार्ट है किसका, करेक्टिव एक्शन का, विच सीक्स टू ब्रिंग्स इक्वालिटी, जो क्या रहना चाह रहा है, इक्वालिटी, ठीक है। तो यहां राइट आंसर क्या होगा, रिजर्वेशन फॉर इक्वालिटी। ध्यान रखेंगे ये चीज हमेशा कि जो टाइटल है वो आपको स्टार्टिंग के सेंटेंसेस में ही मिल जाएगा, स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, उसको इंट्रोड्यूस करवा देगा, ठीक है। जो टाइटल है, राइटर क्या करेगा, उस टाइटल को पहले की लाइंस में ही क्या कर देगा, इंट्रोड्यूस करवा देगा। अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स filling the blank ecosystems such as lakes and rivers and underground aquifers, swamps, coral reefs and many others, but also human made artificial sites जैसे कि fish ponds और reservoirs, ठीक है। सेंटेंस बोलना जाता है कि वेटलैंड्स, जो वैसे हम बोलते हैं ना वेटलैंड्स, जैसे कि लेक्स हैं, जैसे दलदल एग्जैक्ट इसका मीनिंग है। बाकी कोई भी लैंड जो कि गीली है, ठीक है, जैसे कि लेक्स है जहां पर पानी है, जैसे कि रिवर्स है जहां लैंड है उसके ऊपर पानी है, ठीक है। तो ब्रॉड डेफिनेशन अगर वेटलैंड्स की देखेंगे तो वो क्या है, इकोसिस्टम जैसे कि लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्वीफर्स, स्वैम्स, कोरल रीफ्स और बहुत सारे दूसरे। बट उसमें और भी इंक्लूड कर रहा है ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल साइट्स, जैसे कि फिश पॉन्ड्स बनाना, रिजर्वोयर्स, राइट। दो दे कवर ओनली 6% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। अर्थ जो हमारी है उसका 6% पार्ट कौन कवर करते हैं, दे कौन है यहाँ पर, वेटलैंड्स। वो क्या कवर करते हैं, हमारी अर्थ का 6% पार्ट कवर करते हैं 40% ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, यानी कि जितनी हमारे पास में प्लांट और एनिमल्स की जातियां हैं उनमें से 40% उन्हीं वेटलैंड्स में रहती हैं और ब्रीड करती हैं, ठीक है। वेटलैंड्स आर ऑल्सो वाइटल फॉर ह्यूमन बीइंग एंड वेलबींग एंड सिक्योरिटी। वेटलैंड्स जो है वो एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए और सिक्योरिटी के लिए। मोर देन अ बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में 1 बिलियन लोगों से ज्यादा डिपेंड ऑन देम। 1 बिलियन लोगों से ज्यादा अक्रॉस द वर्ल्ड बोल रहा है ये, 1 बिलियन से ज्यादा लोग जो है डिपेंड है ऑन दैम। किसके ऊपर डिपेंड है, वेटलैंड्स पे। वेटलैंड जैसे लेक है, ठीक है, फॉर देयर लाइवलीहुड्स। अब आप सोचोगे कि मैम इनके ऊपर लाइवलीहुड कैसे डिपेंड हुआ। जैसे देखो श्रीनगर जाते हैं, डल लेक है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर उदयपुर में भी बहुत सारी लेक है ना, फतेह सागर एंड ऑल। तो जो लेक है वहां से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बोट्स का, वहाँ टूरिस्ट आते हैं, वहाँ जैसे हाउस बोट बनी हुई है, ठीक है, वहाँ फ्लावर वाला आ रहा है, वहाँ फोटोग्राफ वाला आ रहा है, वहाँ कपड़े बेचने वाला आ रहा है। तो उन सभी लोगों को क्या मिल रहा है, वहां पर रोजगार मिल रहा है, जिनसे उनकी जीवन जो है वो चल रहा है, ठीक है, जिनसे वो अपनी वो क्या बोलते हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, ठीक है। अबाउट 1 in 8 पीपल ऑन अर्थ। अब देखो धरती पे कितने लोग हैं, 8 बिलियन लोग हैं हमारी धरती पे, जिसमें से 1 बिलियन
जिसमें से 1 बिलियन यानी 8 में से 1, ठीक है, 8 बिलियन में से 1 बिलियन पीपल जो है वो अपने लाइवलीहुड के लिए किस पे डिपेंडेंट है? वेटलैंड्स, ठीक है। According to the UN Environment Program UNEP, these ecosystems are also the unsung heroes of the climate crisis. यानी कहना ये चाहता है कि अनसंग, जिनके बारे में भूल चुके हैं, नहीं इतना गौर कर रहे हैं कि ये हमारे क्लाइमेट को क्राइसिस होने से रोकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको याद नहीं रखा जाता है, इनके बारे में बात नहीं होती, ठीक है। इनफैक्ट दे फिलिंग द ब्लैंक मोर कार्बन देन एनी अदर इकोसिस्टम। ये क्या करते हैं? और ज्यादा कार्बन को, आपको बताना है क्या करते हैं, किसी भी दूसरे इकोसिस्टम से ज्यादा कार्बन को क्या कर सकते हैं ये देखना है। विद पीटलैंड्स, पीटलैंड्स क्या होता है? पीट एक तरह का डार्क ब्राउन कलर का, जैसे जो कोयला बोले, लकड़ी बोले, उसका जो बुरादा, एक ऐसी खाद आजकल चल रही है, ठीक है, जिसमें उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है, वो पीट, और फिर वो पीट है और उस एरिया को बोलते हैं पीटलैंड, ठीक है। अलोन स्टोरिंग ट्वाइस फिलिंग द ब्लैंक और द वर्ड्स फॉरेस्ट। अब ये बोल रहा है कि विद पीटलैंड्स अलोन, अलोन पीटलैंड से वो स्टोर कर रहे हैं ट्वाइस। अब ये ट्वाइस आपको बताना है ऑल द वर्ड्स फॉरेस्ट, जितने भी वर्ड के फॉरेस्ट है, ठीक है, वो जितना कर सकते हैं उससे डबल कौन कर रहे हैं? पीटलैंड्स, ठीक है। एंड इनलैंड वेटलैंड इकोसिस्टम एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर एंड हेल्प प्रिवेंट फ्लड्स एंड ड्राफ्ट, समथिंग क्रिटिकल टू हेल्प कम्युनिटीज अडेप्ट टू अ चेंजिंग क्लाइमेट। और जो इनलैंड वेटलैंड्स होते हैं, ये बारिश आती है तो क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और जब सूखा होता है तो यही पानी उनके काम आता है, ठीक है। In the words of Letica Carvalho, Principal Coordinator of Marine and Fresh Water at UNEP, अब देखो स्टूडेंट, ये चीज भी मैंने बच्चों को जंबल में बहुत अच्छे से बताई थी। यहाँ पर यूएनईपी, यूएनईपी क्या है? शॉर्ट फॉर्म है किसकी? जो यहाँ पहले बोला गया है, क्या बोला गया है? यहाँ देखो, यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा तो सबसे पहले फुल फॉर्म को बताया जाता है किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी पैसेज में। जब भी कोई नाउन होता है उसका फुल फॉर्म पहले आएगा और शॉर्ट फॉर्म जो है वो बाद में आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको जंबल में भी, हमने इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, आपको याद हो तो 51 से 100 जो क्वेश्चंस थे वो हमने इसी कॉन्सेप्ट से किए थे, ठीक है। तो हेल्दी वेटलैंड्स पंच अबव देयर वेट इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स। इस सेंटेंस का, इसका क्या मतलब समझे? जो कौन है प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर है, उसने ऐसा बोला है कि जो जितना हम सोचते हैं, जितना एक्सपेक्टेड है या जितना होना होता है उससे ज्यादा, पंच अबव देयर वेट, ये ईडियम है। पंच अबव देयर वेट ईडियम है, जिसका मतलब होता है जैसे बॉक्सिंग में क्या होता है कि किलो के हिसाब से, वेट के अकॉर्डिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे 60 केजी का हो गया, 65 केजी का, 60 का, 65 का। तो 65 का है तो वो इतने पंचेस इतनी इंटेंसिटी से लगा सकता है, इतनी इंटेंसिटी रहेगी 65 वाले की, 60 वाले की इतनी रहेगी। लेकिन अगर कोई 60 वाला, जैसी कैपेसिटी जो 60 वाले की 60 वेट है, लेकिन वो 65 जैसे पंचेस मार रहा है, तो वो क्या हो गया? पंचेस अबव देयर वेट, कि उसके वेट से ज्यादा। वैसे ही वेटलैंड्स जो इतने बेनिफिट्स हैं सोच रहे हैं उससे ज्यादा, ठीक है। तो पंच अबव इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स। हेल्दी वेटलैंड्स क्या है? जितना हम सोच रहे, जो वो चीजें हमने यहाँ डिस्कस की है उससे ज्यादा। द थीम फॉर द वेरी फर्स्ट वर्ल्ड डे in wetlands action for people and nature, it serves as an urgent call to act and to invest financial capital, human capital और political capital। पैरेलल देखो, ये कैपिटल लास्ट में आए तीनों के लिए। वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमें वेटलैंड्स में क्या करना चाहिए? फाइनेंशियली इन्वेस्ट करना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल यानी हमें अपनी मैन पावर लगानी चाहिए, और पॉलिटिकल कैपिटल भी यहाँ इन्वेस्ट होनी चाहिए। कॉल है ये, ठीक है। आगे बोल रहा है
to save the world's wetland from disappearing altogether. Financial, human और political capital हम क्यों लगाएं? इसलिए लगाएं क्योंकि हम wetlands को disappear होने से बचाएं, ठीक है। And to restore और री मतलब बैक या अगेन स्टोर, और दोबारा स्टोर करें दोज एरियाज ऑलरेडी लॉस्ट, जो एरियाज ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं उनको दोबारा स्टोर करें। वेटलैंड्स आर डिसअपियरिंग 3 टाइम्स, वेटलैंड्स डिसअपियर हो रहे 3 गुना ज्यादा फॉरेस्ट। जितने, जैसे हम फॉरेस्ट के लिए बहुत कंसर्न है, फॉरेस्ट जिस स्पीड में डिसअपियर हो रहे हैं उससे ज्यादा स्पीड में कौन डिसअपियर हो रहे हैं? वेटलैंड्स। एंड आर अर्थ मोस्ट थ्रेटन्ड इकोसिस्टम। इन जस्ट 50 ईयर्स सिंस 1970 से अब हम 2022 में हैं, तो जस्ट 50 सालों में 35% जो है वो वेटलैंड्स क्या हो गए हैं? इवेपोरेट। इवेपोरेट मतलब ई मतलब आउट, वेपर मतलब वेपर, ठीक है। तो वो क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं, मतलब आउट हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं। क्लियर? हाँ, तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे 261 में, लीव आउट, ओमिट, एक्सक्लूड्स और इंक्लूड्स। यहां देखो ब्रॉड डेफिनेशन बोल रहा है, ब्रॉड डेफिनेशन। तो सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू, ये पहला क्वेश्चन है, ग्रामर पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 ऑप्शन ग्रामर पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है? अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स। यहां सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यहां सेंटेंस का सब्जेक्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो वी हैव टू अडॉप्ट द सिंगुलर वर्ब। यहां पर लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओमिट वर्ब फर्स्ट, दोनों ही नहीं होंगे, दोनों ही ग्रामेटिकली रॉन्ग है। यहां हमें क्या चाहिए? सिंगुलर फॉर्म चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है। लीव और ओमिट दोनों हटाने के लिए आते हैं, एक्सक्लूड भी हटाने के लिए आता है, जबकि यहां पर इंक्लूड करने की बात की है तो एक्सक्लूड हो गया है फैक्चुअली रॉन्ग, यानी जो सेंटेंस बोल रहा है उसका उल्टा बोल रहा है। डेफिनेशन में क्या क्या आ रहा है ये एग्जाम्पल देके हमें जा रहा है, तो यहां पर इंक्लूड किया गया है ना कि एक्सक्लूड किया गया है। सो राइट आंसर हो जाएगा इंक्लूड्स। क्लियर? नेक्स्ट 262, ये गलत दिया, यहां पर इंक्लूड्स आएगा। बट ऑल्सो human made artificial sites filling the blank, fish ponds and reservoirs। अब देखो, जैसे यहां पर ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स में इंक्लूड किया इकोसिस्टम, जैसे कि सच एज, क्या एग्जांपल दिया? लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्विफर्स, स्वैम्प्स, कोरल रीफ्स, ये एग्जांपल दिए। ये तो कौन से थे? जो इकोसिस्टम जो है नेचुरल है, जो जैसे लेक है वो नेचुरल है, रिवर है वो नेचुरल है। तो उसके लिए एज एन एग्जाम्पल क्या यूज हुआ? एज एन एग्जाम्पल क्या यूज हुआ? सच एज। क्या यूज हुआ? सच एज। सो अकॉर्डिंग टू द बैकवर्ड रीडिंग एक ही आंसर है यहां पर, वो है क्या है? सच एज। क्या है? सच एज, क्योंकि यहां पर एग्जाम्पल आ रहे हैं आगे फिश पॉन्ड के और रिजर्वोयर्स के। क्या आ रहे हैं एग्जाम्पल? फिश पॉन्ड और रिजर्वोयर्स। क्लियर? तो यहां एग्जाम्पल देने के लिए सच एज यूज हुआ, यहां एग्जाम्पल देने के लिए सच एज। जैसे मैं बोलूं वाइल्ड फ्लावर्स सच एज प्रिमरोजेस आर बिकमिंग रेयर, तो एग्जाम्पल देने के लिए किसी चीज का क्या यूज करते हैं? सच एज। ऑलरेडी यहां पर सच एज आ चुका है, सो अकॉर्डिंग टू द बैकवर्ड रीडिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच एज। नेक्स्ट, ये टाइपो हो गई है बच्चों से, इस पे ध्यान नहीं दे, ये है इंक्लूड्स। ठीक है, सच एज। नेक्स्ट 263, though they cover only 6% of the earth land surface, 40% of all plants and animals live or breed in them। बिल्कुल ठीक है। वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट है, वाइटल है ह्यूमन बीइंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए। 1 बिलियन लोग जो है वो डिपेंडेंट है उनकी जीवन के लिए, मतलब उनका जीवन चलाने के लिए, और
8 बिलियन में से 1 बिलियन डिपेंडेंट है। यूएनईपी के अकॉर्डिंग जो ये जो अनसंग हीरोज है कि जो क्लाइमेट को क्राइसिस होने से बचा रहे हैं, इनफैक्ट देखो दे से यहां एक चीज क्लियर हो जाती है, दे से एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि हैज नहीं आएगा, ठीक है, हैज नहीं आएगा। दे क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। सेंटेंस अगर आप देखोगे पूरा सेंटेंस किस में चल रहा है, दे कवर, हिंट है या नहीं है, है ना, तो उस किस में चल रहा है, प्रेजेंट में, तो स्टोर्ड नहीं आएगा। दे हैव मोर कार्बन, उनके पास मोर कार्बन है, या वो क्या करते हैं, कार्बन को स्टोर करते हैं। आगे आप देखोगे फॉरवर्ड रीडिंग में स्टोर भी आया है, तो हैव नहीं आएगा, राइट आंसर होगा स्टोर। दे स्टोर मोर कार्बन देन एनी अदर इकोसिस्टम्स, वो कार्बन को किसी भी दूसरे इकोसिस्टम से ज्यादा स्टोर करते हैं। आगे, विद पीटलैंड्स अलोन स्टोरिंग ट्वाइस, पीटलैंड्स अकेले से ही क्या कर रहे हैं, वो ट्वाइस क्या कर रहे हैं, अभी ऑप्शंस देखो, ठीक है, एज लॉन्ग एज, ये वाले सबसे पहले मुझे हटाने पड़ेंगे अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, एज लॉन्ग एज मच एज सच एज और एज मोर एज सच एज तो देखो कोई होता ही नहीं है, जनरली इस तरह का वर्ड यूज नहीं होता है। एज सच हो सकता है, सच एज हो सकता है। एज सच जैसे कि पहले कोई चीज मेंशन की और फिर उसी के बारे में बोला जाए। सच एज हमने देखा एग्जाम्पल के लिए आता है। एज लॉन्ग एज मतलब जहां तक, ठीक है, एज लॉन्ग एज भी नहीं होगा। अब ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वो मोर कार्बन को स्टोर करते हैं देन एनी अदर इकोसिस्टम विद पीटलैंड्स अलोन स्टोरिंग ट्वाइस, यहां देखो स्टोरिंग, पता चला, यहां स्टोरिंग और ये स्टोर, ये भी कहां मिल रहा है हमें, फॉरवर्ड रीडिंग से। क्लियर, ये किससे मिला हमें, बैकवर्ड रीडिंग से। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। राइट आंसर होगा एज मच एज, ठीक है, जितना हमारे वर्ड के फॉरेस्ट कार्बन को स्टोर करते हैं उससे डबल कौन स्टोर कर लेते हैं, अकेले पीटलैंड्स। क्लियर हुआ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाँ, if in fact they store more carbon than any other ecosystem with peatlands alone storing twice as much as, ये आ गया as much as, ये आ गया store, ठीक है, and inland wetland ecosystem absorb excess water and help prevent floods and drought, something critical to help communities adapt to a changes climate, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया था कि ये कम्युनिटीज की हेल्प करता है, किसमें, एब्जॉर्ब करता है एक्सेस वाटर को, और जब जरूरत होती है तो हमें वाटर भी मिलता है इन्हीं वेटलैंड से। इन द वर्ड्स ऑफ लेटिका, कौन ये जो पर्सन है ये बता रहा है क्या कि ये पंच अबव देयर वेट, जितना इनकी एबिलिटी है उससे भी ज्यादा हमें ये बेनिफिट्स दे रहे हैं। द थीम फॉर द वेरी फर्स्ट, जितना हम सोच सकते हैं कि इतना बेनिफिट देंगे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बेनिफिट हमें दे रहे हैं कौन, वेटलैंड्स। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, इट सर्व्स एन अर्जेंट कॉल टू इन्वेस्ट, वो उनकी अर्जेंट कॉल क्या है कि इन्वेस्ट करना है फाइनेंशियली, ह्यूमन कैपिटल और पॉलिटिकल कैपिटल, ठीक है। अब देखो, वेटलैंड्स आर डिसअपियरिंग 3 times, फिलिंग द ब्लैंक फॉरेस्ट एंड आर अर्थ मोस्ट थ्रेटन्ड इकोसिस्टम। अब ये बोल रहे हैं कि वेटलैंड्स जो है वो कितने गुना, जी ये क्या स्पीड पे, किस स्पीड पे, 3 times। फॉर एग्जाम्पल अगर जो फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट से 3, फॉरेस्ट 1 कट रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1% या 1 कट रहा है, तो 3 गुना, 3 वेटलैंड्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, 3 लेक्स हो, एक्वीफर्स हो, स्वैम्स हो, कुछ भी हो, राइट। यहां देखो, फास्टेस्ट के साथ में कभी देन नहीं आता, फास्टेस्ट के साथ में देन नहीं आता,
ठीक है। मच और देन कंपैरिजन के लिए नहीं इस तरह से यूज करें, मच मोर ले सकते हैं। मोर देन होता है कि इतना था और उससे इतना ज्यादा, ठीक है, तो मोर देन भी नहीं आएगा, राइट आंसर होगा फास्टर। क्यों? क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी की, स्पीड की बात कर रहे हैं, यानी जिस स्पीड से फॉरेस्ट कट रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा, जिस स्पीड से फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा स्पीड पे कौन डिसअपियर हो रहे हैं, वेटलैंड्स। ये थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, बट इजी था। अगर 2 क्वेश्चन तो आपके सीधे बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग से हो रहे थे और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप थोड़ा सा, जैसे फास्टेस्ट आपको एलिमिनेट हो रहा है तो ऐसे हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में हो सकता है आपके सीजीएल के पेपर में इस तरह का क्लोज टेस्ट आ जाए, सीपीओ में आया तो सीजीएल में भी आ सकता है, बट आपको उसको देख के घबराना नहीं है। 5 क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये पैसेज ही नहीं होगा, 2 क्वेश्चन आए, 3 आए, 4 आए, 1 भी आए तो करना है, ऐसे नहीं कि 5 के 5 छोड़ के आगे निकल गए, नहीं मेरे से नहीं होगा क्लोज टेस्ट। बहुत सारे तो बिल्कुल इजी होते हैं, जैसे दे के साथ सिंगुलर प्लूरल, तो ये तो आप भी इजी वे में कर सकते हो। समझ में आया?